simple schools are for people who are going for a job, and these people want to make something like legends are made at home, or by homeschooling or personal schooling. Homeschooling is a privilege. Not everyone can afford. आप मुझे बताओ, homeschool वही पेरेंट्स कर पाएंगे जो घर पे रह सकते हैं, जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी आए हैं या आ रहे हैं, या अपन वर्क परमिट पे जो लोग आ रहे हैं वर्क करने के लिए, यू आर कमिंग बिकॉज यू वांट टू कम। जब आप अपनी लाइफ में कुछ फेस करते हो ना, आपको तभी ये सब कुछ पता लगता है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं ज्ञानी बन गई, बट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मुश्किल लगता था, सब कुछ लगता था, जब तक मैंने एक्चुअल लोगों को एक्सट्रीम स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। तो मैं उन बच्चों को भी गलत नहीं कहूंगी जो बच्चे बोल रहे हैं। टीचिंग का एक्चुअली अल्टीमेट गोल क्या है? टू क्रिएट इंडिपेंडेंट लर्नर्स हु आर एबल टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। टीचर्स को भी बच्चों की स्पीड से ही लर्न करना पड़ेगा। यू नीड टू बी अवेयर कि क्या हो क्या रहा है दुनिया में, ताकि आप उस चीज को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर सको। How your schooling going on? We're off right now, so teachers usually have that we're बहुत envy भी होते हैं इस चीज़ के लिए कि टीचर्स को तो 2 महीने की छुट्टी होती है, बट हाँ अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो we're going to start back, like अब जैसे आप स्कूल शुरू होने से पहले, जैसे लास्ट वीक ऑफ अगस्त में I'll go to my school और सारा सेटअप वगैरह करेंगे बच्चों को वेलकम करने के लिए। तो या तो बस अभी तो छुट्टियाँ हैं, बस about to start. That's great. थोड़ा सा पहले बात करेंगे कि आप इस प्रोफेशन में आए कैसे, और कनाडा में इस प्रोफेशन में कैसे आ सकते हैं। तो मैं बेसिकली जब मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद मैं एमबीए करने पुणे चली गई। मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की। मैं एमबीए हूँ, तो वहाँ पे भी मैं स्टेयर्स पे बैठ के बच्चों को, मुझे लगता है, पढ़ाती रहती थी हॉस्टल में भी। तो मे बी उस टाइम पे ट्रेंड था, जैसे इंडियन बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स ने कहा, या एंटरप्रेन्योर उस टाइम पे भी बिजनेस एंटरप्रेन्योरिंग थी, जैसे अच्छा लगता था, पढ़ाई भी, और पुणे जाना था तो एमबीए करने चले गई। बट टीचिंग में ऐसे आए कि जब एमबीए कर रही थी उसके बाद जॉब भी करी, लाइक इन अ वेरी गुड कंपनी, और उसके बाद बड़ा अच्छा जॉब ऑफर भी था स्टार्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट जॉब। 1 महीना जॉब भी करा, बट लगा कि नहीं, इट्स नॉट माई पीस ऑफ केक। बट मैं और मेरे हस्बैंड हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स हैं, तो मतलब एमबीए ख़त्म होने से पहले ही कुछ था कि वी हैड टू गेट मैरिड, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई तो शादी कर ली। इनफैक्ट मैं अपनी एमबीए कंप्लीट करने, तो 2008 में आई गॉट मैरिड जनवरी, और उसके बाद मैं इमीडिएटली पुणे चली गई थी अपने एमबीए कंप्लीट करने, और मेरी एमबीए उस ईयर में कंप्लीट हुई। व्हेन आई केम बैक, तो मैंने कॉर्पोरेट में जॉब अपनी स्टार्ट करनी थी, अपना करियर स्टार्ट करना था, बट आई फिगर्ड आउट दैट आई एम प्रेग्नेंट। So I decided to take a break, and my pregnancy was very tough. So I decided to take a break, और मेरे in-laws टीचिंग, मेरी मदर-in-law टीचिंग बैकग्राउंड से थी, तो उन्होंने कहा कि बीएड कर लो। उस टाइम पे 1 ईयर की थी कि 2 साल की हो जानी है, तो कर लो, टीचिंग फैमिली फ्रेंडली है, उनको भी अच्छी लगती थी। एंड आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स दैट टीचिंग, एजुकेटिंग, मैं भी इंटरेस्टेड थी। तो बस फुल टाइम बेबी होने के बाद फुल टाइम कॉलेज जाके बीएड करी, प्रॉपर हर रोज़ कॉलेज जाके बीएड करी, अपना प्रैक्टिकम किया, और साथ ही में फिर जॉब स्टार्ट कर दी। 2011 से आई बीन वर्किंग एट अ वेरी यंग एज, लाइक आई वॉज बिकेम अ मदर एट अ वेरी यंग एज। फिर जॉब भी बड़ी जल्दी शुरू कर दी थी एट अ प्राइवेट स्कूल लुधियाना में ही, जहाँ पे मैं रहती थी। तो उसके बाद जब कनाडा आने का सोचा, तो जो भी उस टाइम पे प्रोसेस चल रहा था, जैसे हमने सोचा था 14-15 में प्लान करा कि आना है, और 16 में हम आए थे, 2016 में। तो मैंने टीचिंग के बेसिस और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही पीआर की फाइल लगाई थी, जो कि बहुत जल्दी आ गई। तो दैट इज़ हाउ आई केम टू कनाडा, ऑन द बेसिस ऑफ माई टीचिंग डिग्रीज एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। So on the basis of teaching experience, हाँ जी, it is easy to migrate to Canada. उस टाइम पे, अब जैसे इमिग्रेशन का मैं बहुत टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगी, उस टाइम पे जो भी पीआर का, जैसे एक्सप्रेस एंट्री से नहीं हम आए थे, आई थिंक स्किल्ड वर्कर के थ्रू कुछ था, आई थिंक वो था। तो हाँ, उसमें एक नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए था, वो भी था मेरे पास, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, हायर डिग्रीज भी थी।
तो उस बेसिस पे बहुत अर्ली मेरा फैमिली पीआर आ गया था और एज भी बहुत कम थी बेसिकली हमारी. सो आई वाज इन माय लेट 20s आई थिंक. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वी रियली गॉट इट वेरी इजीली. ग्रेट. और कनाडा आने के बाद आपने within 3 years you got into your professional job. नहीं, थोड़ा डिफरेंट है. 2016 में मैं कनाडा आई थी, तो मैंने एक पॉडकास्ट पहले भी किया है. आई हैव टॉक्ड अबाउट माय इमिग्रेशन जर्नी देयर. तो जब आप एज ए टीचर यहाँ पे आते हो, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन आपने करी होती है, तो आपको जैसे डॉक्टर्स को भी यहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट? तो आपको लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा, तो आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते. तो यहाँ आके पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको कपल ऑफ मंथ्स लग जाते हैं. तो 2016 में जब मैं आई थी तो मैंने अपना लाइसेंस अप्लाई कर दिया था, बट वो मुझे मिला 2017 में. बट जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होता है तो आप एज ए टीचर जॉब नहीं कर सकते. उस टाइम पे तो आप कुछ और भी नहीं कर सकते थे. अब तो जब तक आप वेट कर रहे हो अपने लाइसेंस के लिए, आप कोई टीचिंग सप्लाई जॉब्स या ECE एज अ और अपॉर्चुनिटीज हैं अगर जब तक आप वेट कर रहे हो अपने लाइसेंस के लिए. हाउएवर पहले उस टाइम पे नहीं थी, मतलब बहुत सैचुरेटेड थी उस टाइम पे टीचिंग, और नहीं इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी टीचिंग में. तो मैंने जब तक अपने लाइसेंस के लिए वेट किया, उतने ड्यूरेशन में मैंने बैंक में जॉब करी, क्योंकि जॉब तो करनी पड़ती है कनाडा में, चाहिए ही है. तो मैंने बैंक में जॉब करी एज ए CSR, बट मैंने अपने लाइसेंस के लिए वेट किया. हाँ, पर अब आई एम एन एजुकेटर. हाँ, अभी आपको एक्सपीरियंस रहा इंडिया में पढ़ाने का हाँ भी जी. और कनाडा में पढ़ाने का भी. व्हाट इज द डिफरेंस यू फील इन द एजुकेशन सिस्टम इन बोथ कंट्रीज? ये एक जनरलाइज्ड, हम इसको जनरलाइज कर ही नहीं सकते. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इंडिया में मोस्टली सब प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, राइट? यहाँ पे पब्लिक स्कूल में जाते हैं, चाहे हम अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं कि टैक्सेस इतने हाई हैं, और एक्चुअली पब्लिक स्कूल जो है टैक्सेस के बेसिस पे ही पे कर रहे हैं. बट एक परसेप्शन है कि फ्री एजुकेशन है, कि पब्लिक स्कूल फ्री है. फ्री नहीं है, इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, बट फ्री है. और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इंडिया में, उनकी कैटेगरीज जो है ना, वो बहुत वास्ट है. वो एक एवरेज प्राइवेट स्कूल भी है, ठीक है, और एक बहुत हाई एंड एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल भी है. अगर आप दिल्ली गुड़गांव में चले जाओ, कईयों की फीस तो लैक्स में पहुंच चुकी है, राइट? तो डिपेंड करता है एजुकेशन, अगर हम बात करें कि किस टाइप का स्कूल है और बच्चे की क्या नीड्स हैं, उस पे डिपेंड करता है. तो अगर आप एक एवरेज स्कूल की बात करो इंडिया में, तो जिस स्कूल में 50-60 बच्चे एक क्लास में हैं, एक टीचर है इन अ स्मॉल क्लासरूम, वैसे भी स्कूल्स हैं जो कि अच्छा रन कर रहे हैं, बच्चे सक्सेसफुल हैं, ठीक कर रहे हैं. और ऐसे भी स्कूल्स हैं जो बहुत हाई एक्सपेंसिव हैं, और वही ओवरऑल डेवलपमेंटल उसके ऊपर बेस होते हैं, और जैसे बहुत बाकी स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं आजकल. मेट्रोज वगैरह में बहुत हाई एंड स्कूल्स भी, जैसे हम कहें लेमैन लैंग्वेज में, वो भी हैं, जहाँ पे जो क्लासरूम साइज है वो बहुत कम है, जो कि 25 to 30 स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक आइडियल क्लासरूम साइज है कनाडा में. जो एक वास्ट डिफरेंस मुझे लगता है कि अगर एक आप जनरल स्कूल देखोगे, प्राइवेट स्कूल भी, जिसमें 50-60 बच्चे क्लास में हैं विद वन टीचर, और यहाँ कनाडा में जहाँ पे एक 25 या 30 मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लासरूम साइज है. और इनफैक्ट अगर आप किंडरगार्टन क्लासरूम की बात करो छोटे बच्चों में, उसमें तो एटलीस्ट 3 अडल्ट्स, 2 तो होते ही हैं, एक ECE, एक टीचर, और कई बार एक एजुकेशन असिस्टेंट भी होता है. तो 3 अडल्ट्स ऑफ 25 किड्स, और कहाँ पे 60 बच्चे एक क्लास में. सो एक तो ये डिफरेंस है अगर हम एक नॉर्मल स्कूल की बात करें. तो फिर हम बात करते हैं कि कनाडा के सिस्टम में कंपैरिजन किसका होएगा. जो ऑलरेडी लैक्स में फीस पे कर रहा है, वो तो इतना वेल सेटल्ड है कि यहाँ पे आएगा ही नहीं. वो कैटेगरी जो है, जो उनके बच्चे 50-60, वन ऑफ दोज 50-60 स्टूडेंट्स हैं. और अब मैंने जब बोला कि हम बच्चे पे भी डिपेंड करता है, तो एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है ऑलरेडी, IQ बहुत हाई है, एक उस क्लास में फंक्शन कर रहा है. बट काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं क्लासरूम में जो इतनी बड़ी क्लासरूम में फंक्शन नहीं कर पाते. उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, वो इतने हाई पेस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे. तो वो पेरेंट्स सोचते हैं इंडिया में कि नहीं, हमारा बच्चा, फिर वो क्या कल्चर है कि
जैसे बच्चे घर आए, साथ ही में खाना खाया, पैकअप करा और ट्यूशन चले गए। जैसे ही ग्रेड 1-2 से इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे तक भी ट्यूशन जाते हैं वहाँ पे। ट्यूशन कल्चर है ही है वहाँ पे, बहुत कॉमन है, बहुत बहुत कॉमन है। डिस्पाइट अगर हम बात करें कि ऑफ कोर्स वुमेन आर वर्किंग, बट हम काफ़ी वहाँ पे फिर भी हम देखते हैं कि फिर भी कई घरों में जैसे जेंडर रोल्स डिफाइंड हैं कि वुमेन नहीं भी वर्क कर रही हैं, बट फिर भी ट्यूशन कल्चर है ही है, बहुत ट्यूशन कल्चर है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी है, बट हायर क्लासेस में है ज़्यादा। कनाडा में ट्यूशन कल्चर है? हाँ, जैसे साउथ एशियन पेरेंट्स बहुत हैं, तो हाँ ट्यूशन्स वगैरह हैं, काफ़ी हैं, बहुत जैसे जिनको नीड लगती है कि हमने अपने बच्चों को स्पेशल प्रोग्राम्स वगैरह में डालना है, या जो बच्चे IB और ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं जो थोड़ा हायर, जो पेस थोड़ी ज़्यादा है। और ये नहीं कि रेगुलर ट्यूशन्स हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जैसे मैं अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे तो एक रूटीन है कि बच्चा आया, खाना खाया, रेस्ट करा और ट्यूशन चले गए। यहाँ पे ये है कि वीक में वंस चला गया, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो टिपिकल है, पेरेंट्स नहीं हेल्प आउट कर सकते, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है क्लास में, और स्पेशली हायर क्लासेस, हाई स्कूल में कहूँगी। और जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है एक फील्ड का, लेकिन दे वांट टू गिव ट्यूशंस इन कनाडा, ठीक है, कैसे, हाउ कैन दे अप्रोच दीज पेरेंट्स? आर देयर एनी प्लेटफॉर्म्स? कोई प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे? काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, बहुत पोर्टल्स हैं ऑनलाइन, जहाँ पे लाइक आई डोंट वांट टू डू एन एड ऑफ ट्यूशंस, क्योंकि मैं तो नॉट इन फेवर ऑफ ट्यूशन कल्चर। तो बट हाँ, अगर बच्चे को नीड है तो बहुत हैं। जैसे कई पेरेंट्स तो मार्केट प्लेस पे ही ढूंढ लेते हैं जनरली, जैसे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं अगर दे आर ओके विद दैट। बट कई जैसे स्कूल में टीचर्स को अप्रोच कर लेते हैं कि इफ़ यू कैन गिव स्पेशल सेशंस या कोई 1-on-1 वो कर लेते हैं। तो हाँ, ऐसे हैं बहुत ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप ट्यूटर कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर एक एग्जाम्पल ही देती हूँ मैं कि मेरे बेटे ने बहुत चंक ऑफ स्कूल मिस किया था, बिकॉज वो एक एथलीट है, तो वो ट्रैवल कर रहा था बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज में टू प्ले। तो उसने एक चंक ऑफ स्कूलिंग मिस किया था, और उस टाइम में केमिस्ट्री वाज द मेन यूनिट जो हुआ था, तो उसका वो पूरा यूनिट मिस हो गया था। सो फिर उसको कवर अप कराने के लिए मैंने उसको 1 और 2 सेशंस, सिर्फ 2 करवाए थे, ताकि थोड़ा सा वो पेस पे आ जाए, कि वो भी नहीं कोई रेगुलर ट्यूशन नहीं, बट 2 सेशंस के थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या हो रहा है। तो इंडिया में तो रेगुलर पेस्ड है कि आपको हर दिन जाना है, ट्यूशन जाना है। हाँ, वही बात है ना कि 60 क्लासरूम की, देखो 60 बच्चों की क्लास है, और बच्चे डिफरेंट लेवल्स के हैं, एक बच्चे से दूसरा बच्चा, मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई प्रोफेशन, और मैं तो बच्चों के लिए आई एम ऑल हार्ट्स फॉर किड्स, आई लव चिल्ड्रन। तो मुझे लगता है कि एक बच्चे से हम दूसरे बच्चे को कंपेयर ही नहीं कर सकते क्लास में। कोई बच्चा किसी स्किल में अमेजिंग है, कोई बच्चे की डिफरेंट एबिलिटीज़ है। इनफैक्ट लर्नर्स ही बहुत डिफरेंट तरह के हैं। अगर आपको बताएं कि कैनेस्थेटिक लर्नर है जो हाथों से कुछ करके सीखता है, गो बैक और आप अपने चाइल्डहुड को करो कि हाँ, हमें हाथों से कुछ करके, जैसे रोबोटिक्स है, उसमें मज़ा आता था, उससे ज़्यादा समझ आता था। कोई बच्चा जो टैक्टाइल है कि बिल्ड करके उसको कुछ अच्छा लगता है। कोई ऑडिटरी लर्नर है, वीडियो सुन के अपने पेस पे लर्न कर सकता है। इतने टाइप ऑफ लर्नर्स हैं, हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। बट एक एवरेज इंडियन स्कूल में जनरलाइजेशन है, क्योंकि आए, लेक्चर दिया, लेसन दिया और हो गया। इतना स्पेसिफिक डिटेलिंग शायद नहीं है। तभी वो पेरेंट्स को लगता है कि बड़ी फास्ट पेस पे बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है हमारे बच्चे के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि इंडिविजुअलाइज हो जाता है, तो थोड़ा सा पेस स्लो है, स्पेशली यंगर ग्रेड्स में बहुत डेप्थ में वर्क करते हैं कि हाँ, सबको समझ आ जाए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं। बट एक हो हल्ला मच गया है एजुकेशन सिस्टम में। एक हो हल्ला इसलिए मच गया है, वो मचा है पोस्ट पैंडेमिक। वो जो मैं बात करूँगी, पोस्ट पैंडेमिक क्या हुआ है कि एजुकेशन सिस्टम हर जगह इम्पैक्ट हुआ है, सिर्फ कनाडा में नहीं, हर जगह एजुकेशन सिस्टम, इवन इंडिया में भी। मेरा बेटा जब पैंडेमिक था तब बच्चे इंडिया में थे जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, राइट? कितनी
एक 4 साल के बच्चे को, अब वही है, स्क्रीन का भी वही हम बात करेंगे। एक 4-5 साल के बच्चों को हमने लैपटॉप के सामने बिठा दिया, गैजेट्स दे दिए, उसके लिए आईपैड खरीद लिया क्योंकि उसने क्लासेस करनी है ऑनलाइन, जबकि एक प्ले बेस्ड लर्निंग इज द राइट लर्निंग फॉर दैट चाइल्ड। बट हमने बिठा दिया आईपैड के पीछे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की हम पेरेंट्स फीस पे कर रहे थे, तो उनको था कि कुछ तो कराएं, प्राइवेट स्कूल फीस तो पे करनी पड़ी पेरेंट्स को, पेंडेमिक में भी उन्होंने दी हैं फीसेस ना, विच वॉज अ लॉट फॉर द पेरेंट्स। हम दोनों साइड से सोचे तो हैं, तो उनको भी था कि कुछ तो स्कूल से आए, कुछ तो कराएं, क्योंकि वही एक है ना कि नहीं, प्ले बेस्ड क्या लर्निंग हो गई। तो वो एक बच्चे को हमने स्क्रीन के सामने बिठा दिया, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे को, तो उसको एक चीज़ मिल गई और 2 साल उसने स्क्रीन के सामने ही सारी लर्निंग करी, वो उसको एक पैटर्न बन गया। अब सडनली हमने पैंडेमिक के बाद बोला क्लासरूम में जाओ, अब स्क्रीन ओवर हो गई, अब उसको स्क्रीन से प्रॉब्लम है। जबकि देखा जाए तो हमने ही बच्चों के हाथ में एक वेपन, स्क्रीन्स पकड़ा दिए कि ये पकड़ो स्क्रीन्स और ये आपका वे ऑफ लर्निंग है, दिस इज योर बाइबल। और अब हमें उसी से ही प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्क्रीन टाइम से। मतलब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स का हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम से। बच्चे इतने एडिक्टिव हो चुके हैं, आप देखो कहीं पे भी आप जाते हो, रेस्टोरेंट्स में बैठे हो, अगर मैं बात करूं कि दूर क्यों जाना, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि ये नहीं कि मैंने भी इस चीज़ को ब्रंट फेस किया। जैसे मेरे बेटे को भी, जैसे लैपटॉप, हमने पहले एक स्ट्रक्चर था कि अगर मैं अपने बेटे की बात करूं तो मैंने, जब कनाडा हम आए तो मैं और मेरा बेटा, मैं अपने बेटे के साथ आई थी, मेरे हस्बैंड 6 मंथ्स के बाद आए थे, तो मुझे उसको फ़ोन लेके देना पड़ा सेफ्टी रीजंस की वजह से, लैपटॉप लेके देना पड़ा क्योंकि सारी पढ़ाई लैपटॉप पे थी। उससे पहले हम इतनी स्क्रीन्स उसको नहीं यूज़ करने देते थे, ठीक है, ग्रेड 6 में था वो, तो देना पड़ा, सब कुछ सिखाया उसको, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग जब मैं करती थी तो जैसे आप डरते हो पहले ड्राइव करने से, तो मैं उसको सिखाया कि बेटे मेरी लोकेशन है देखो आपके पास, तो जब मैं हाईवे पे हूँ आप देखो, तो उस टाइम पे अगर इमरजेंसी नहीं है कॉल मत करो, क्योंकि अकेला बच्चा घर पे बार बार कॉल करता था कि मम्मा मतलब डर रहा हूँ, या कि ये क्या है, खाना कहाँ है, ये सब कुछ के लिए छोटा बच्चा है। तो बट मैं काम पे जाती थी या जैसे भी जो भी करती थी, तो उस टाइम पे फिर हमने उसको दे दिया सब कुछ। उसके बाद यूज टू हो गया, फिर हमें प्रॉब्लम है कि अब वो फ़ोन इतना यूज़ कर रहा है, उस चीज़ के लिए इतना मैसेजेस, फिर हर चीज़ फ़ोन पे हो गई, पेरेंट्स के साथ सब कुछ फ़ोन पे बात करना है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन सारी फ़ोन पे है, काम पढ़ाई सारी फ़ोन पे आ रही है। अब मैं बात करूं, अगर वो एक स्पोर्ट खेलता है, सारी शेड्यूलिंग फ़ोन पे है, टीम्स फ़ोन पे आ रही है, आपने अवेलेबिलिटीज़ फ़ोन पे देनी है, तो बच्चा भी क्या करे, सारा टाइम फ़ोन पे ही है, हर चीज़ हो ही डिजिटलाइज गई। तो वो कहते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गया। वो यूज तो कर ही रहे हैं बच्चे और बड़े भी, बट यूज के साथ साथ वो बीच में फिर मिस यूज भी हो रहा है। वो इतना एडिक्शन हो गई। बट अब फिर हमने स्टेप फुट डाउन किया कि हम एक रूल बनाया घर का, कि आई थिंक बाकी लोग भी शायद कर ही रहे होंगे, पेरेंट्स, सबको ये ब्रंट फेस कर रहा है, कि रूल बनाया कि समथिंग कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग टाइम। ये हमारा एक वे ऑफ है अपनी फैमिली का। एक्टिव लिसनिंग टाइम मतलब कि जब हम घर में आ गए, तो हम तो ऐसे कहते हैं जैसे हमारे टाइम में था कि पापा आ गए घर पे, है ना, तो अब सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। द मिनट माई हस्बैंड एंटर्स द हाउस एंड वी आर इन एज अ फैमिली टुगेदर, हमारे फोन्स पूरे के पूरे साइड बॉक्सेस में जाएंगे, फोन्स नहीं यूज करने बिल्कुल भी, और फैमिली टाइम हम स्पेंड करेंगे। डिनर टेबल पे फोन नहीं लेकर आना, और कुछ ऐसे रूल्स बनाए घर के, क्योंकि हो गया था हमारा भी, हमने नहीं कहा कि हम बच गए थे, हम भी इस चीज़ में आ गए थे, क्योंकि मैंने भी अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया। वो आप जब शुरू कर रहे होते हो, आप सीख रहे होते हो, आप बार बार फ़ोन पे जाते हो, वो आपका लर्निंग फेस होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा हो गया। बट बड़ी जल्दी हमने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं, ये बहुत हार्मफुल है, हमें इम्पैक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो हमने कुछ फुट डाउन किया कि हाँ ठीक है, एक्टिव लिसनिंग टाइम्स है, हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, डिनर टेबल पे नहीं लेकर आना, ये कुछ चीज़ें हमने की। थोड़ा ही टाइम हुआ है स्टार्ट करे को, बट ये वर्क कर गई हमारी फैमिली के लिए, कि हमें चेंजेस फील हो रही हैं, कि हम ज़्यादा सुन रहे हैं, ज़्यादा प्रेजेंट हैं उस मोमेंट में, ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और कि हाँ फ़ोन बेटे को अलाउड नहीं है रूम में रात को रख के सोना, जो लेट नाइट वाला सिस्टम है वो अलाउड नहीं है। नहीं, ये रखा कि कुछ नहीं होता, कि नहीं करना, जो करना है दिन के टाइम कर लिया आपने, रात को रूम में फ़ोन नहीं रख के सोना, बाहर रहेगा फ़ोन। तो कुछ पेरेंट्स को देखो फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अब टीनेजर्स कितना सुनते हैं, ही इज़ अ टीनेजर, है ना, टीनेजर्स अब सारे सुनेंगे, छोटे बच्चों के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, पेरेंट्स कर भी पाते हैं कुछ लेवल तक।
बट कई बच्चे जब टीनेज में आ जाते हैं या कई बच्चे स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, वही है ना कि पहले तो आपने पकड़ा दिया ये लो दिस इज योर बाइबल, और अब एकदम से आप उनको बोल रहे हो कि नहीं ये हार्मफुल है, तो वो बच्चे कैसे समझे कि वो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? You बच्चे तो can't बच्चे हैं, change the patterns. आप पैटर्न्स को इतनी जल्दी चेंज नहीं ऐसे कर सकते. नहीं कर सकते, राइट? तो हाँ, ये तो हमने बात की बिहेवियर्स के बारे में जो हाँ चेंज जी। हुए. हमने बात की क्लासरूम पैटर्न्स के बारे में. हाँ जी। व्हाट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, जैसे जो हमें पढ़ाया जाता है इंडिया हाँ जी। में और कनाडा में, फ्रॉम ग्रेड टू ग्रेड, ठीक है। हाउ इज दैट डिफरेंट? मैंने आपको यही बताया कि ग्रेड टू ग्रेड क्या है, यहाँ पे बहुत इन डेप्थ फोनेटिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड टू चाइल्ड कस्टमाइज उस पर मतलब वर्क करते हैं. मुझे एज ए एजुकेटर मुझे लगता है कि हम बहुत कंसर्न है कि हर बच्चे की लर्निंग हो रही है क्लास में, जिसकी वजह से लगता है कि पेरेंट्स को भी शायद लगता है कि थोड़ा स्लो पेस्ड हो जाता है. इंडिया में भागता है फटाफट सब कुछ जल्दी सिलेबस कवर अप हो रहा है. स्पेसिफिक आपसे पूछता हूँ, जैसे कुछ लोग ये चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया में कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये जो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड ऑल दैट, ये मुझे कहीं काम नहीं आया, पाइथागोरस थ्योरम मुझे कहीं काम नहीं आई. एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम शुड बी समथिंग दैट इज वैल्यूएबल इन योर लाइफ. यू शुड बी टॉट money skills, you should be taught taxes, something that has to be taught your relationships, management of life. और आप काफ़ी बुकिश में जा रहे हो. जैसे इंडिया में हम इतनी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है. until you know history you can't frame future, that's what I believe. but कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपने इतनी हिस्ट्री पढ़ी वो कहाँ काम आई, अकबर कहाँ गया था, इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, ज़्यादा है. जैसे कि मुझे लगता है यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. जैसे हाई स्कूल में सेमेस्टर सिस्टम है कि आप और सेमेस्टर सिस्टम भी है और बहुत ऑप्शंस हैं हाई स्कूल्स में. जैसे आप मल्टीपल इयर्स में अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर सकते हो. बीच में अगर आपने ड्रॉप आउट करना है तो आप एक गैप ले सकते हो, या डिफरेंट वेज हैं. आप वर्चुअल स्कूलिंग कर सकते हो. जैसे अगर आप म्यूजिक में हो तो यू कैन गो टू म्यूजिक स्कूल. देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. जैसे यहाँ पे हाई स्कूल मेजर्स भी आर्ट्स में है, म्यूजिक में है. तो मुझे लगता है कि जो बच्चा ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम्स फॉलो करना चाहता है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा हैं कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम सोच सकते हैं कि हाँ अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए होम स्कूल कर लें या ऑल्टरनेट स्कूल में डाल दें. अब मेरे केस में हम सोच रहे हैं कि उसको अपना पैशन परसू करने दें. और भी मैं बड़े बच्चों को जानती हूँ, जैसे कोई म्यूज़िक में है तो हाँ अभी म्यूज़िक मेजर्स कर रहे हैं ज़्यादा. तो जो बच्चे ऑल्टरनेटिव करियर्स चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे. हाई स्कूल से ही स्टार्ट हो जाते हैं. बट इंडिया में ये भी कहते हैं कि यहाँ पे बच्चों को यूनिवर्सिटी जो यहाँ के बच्चे हैं उनको बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि दे नॉट यूज टू हार्ड वर्किंग. तो ग्रास इज ग्रीनर. लाइक हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स है मैं कहूँगी. बट मुझे ये जो आपकी बात है बुकिश नॉलेज की, मैं इंडिया में भी बहुत चेंज आ रहा है अब. आ रहा है स्कूल्स में, दे आर पिकिंग दैट अप. डेफिनेटली फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. जो स्किल्स हैं वो है कि इंडिया में बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं. बिजनेस फैमिलीज के जब आप देखो उनको बच्चों को बिजनेस तो बचपन से आता है, उनके घर का माहौल ऐसा होता है ना. तो वही मैं एक सीधी बात कहूँगी कि स्कूल जो होता है डिपेंड्स कि कौन से बच्चे ने स्कूल से कितना लेना है. अब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी कि बहुत स्टडीज हैं, कोई कहती हैं कि स्कूल्स जो है बहुत लेस परसेंटेज ऑफ व्हाट यू बिकम इन लाइफ उसको कंट्रीब्यूट करता है. मैक्सिमम क्या कंट्रीब्यूट करता है, आपका पीयर ग्रुप क्या है और वो किस फैमिली से आते हैं. क्योंकि बच्चे एक लेवल के बाद अपने पीयर ग्रुप से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं. आप किन लोगों के साथ हो, कंपनी मैटर्स. हाँ, और उनकी कैसी फैमिलीज हैं. अब मैं अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में आई ग्रू अप इन अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली. ठीक है, और सारे बॉयज थे उसमें, चाचा ताए सब थे, है ना. तो सब सिमिलर स्कूल्स में जाते थे एंड देयर ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल इन देयर ओन फील्ड्स. बट ग्रोइंग अप मुझे लगता है कि मैंने अपनी स्कूलिंग से बहुत मेरी लाइफ में टू बिकम व्हाट आई हैव बिकम, मेरे स्कूल का बहुत बड़ा रोल है. द लैंग्वेज दैट आई स्पीक, मैं कॉन्वेंट में जैसे बहुत प्रोफिशिएंट शुरू से मेरी लैंग्वेज अच्छी थी, प्रोफिशिएंसी अच्छी थी. बट मैंने क्या किया, ऑल्सो पेरेंट्स का
पेरेंट्स का बहुत रोल है. मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, लेकिन उनकी मतलब लाइक यू नो माई डैड हैड रियली हाई लेवल बिजनेस, लेकिन बहुत उन्होंने रॉक बॉटम हिट किया एक लेवल पे. लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने जैसे मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर, मेरे को और मेरे ब्रदर को, मतलब लाइक आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ डांस क्लासेस, स्विमिंग में बहुत हाई लेवल तक गई हूँ. पब्लिक स्पीकिंग के लिए मेरी मदर मुझे स्पेसिफिकली लेके जाती थी दूर दूर कराने के लिए. कहीं से भी कोई भी उनको रिलेटिव मिलता था तो उनको कहती थी कि हाँ मतलब यू नो आप हेल्प हर. और मैं भी बहुत गो गेटर थी कि करने के लिए. तो एक इंडिविजुअल पे आपके फैमिली कैसी है, और मेरा पीयर ग्रुप भी जो था लाइक अगर मैं बताऊं लाइक ऑल ऑफ द गर्ल्स दैट आर all my friends are doing extremely well in their lives as a businesswoman or whatever they are doing like in terms of that. तो मुझे लगता है मेरा वो भी बहुत अमेजिंग था. तो उससे मुझे लगता है कि what I have become, एक एग्जाम्पल देती हूँ. वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे कोई कजन्स थे जिनको मुझे लगता है कि स्कूलिंग के एंड तक बस लॉस्ट काफी यू नो नॉट they didn't get too much out of what they have done in their from the schooling, but बाद में जाके जो उन्होंने बाद में परस्यू किया अपने यूनिवर्सिटी में या आगे जाके उन्होंने अपने जो लाइफ में किया, दैट मेड देम व्हाट दे आर नाउ. तो ये डिफरेंट लोगों का, कोई मुझे कहते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज. आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन जर्नी, बट मुझे लगता है स्कूलिंग भी डिपेंड करता है. सम पीपल टेक अ लॉट फ्रॉम द स्कूल दैट दे आर गोइंग टू. कईयों की लाइफ में वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता कि उन्होंने क्या अपनी लाइफ में बने या कैसे उन्होंने किया. सो इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड आई फील. तो अब सारे ये कहते हैं कि जैसे अगर यू नो इतने पैसे MBA में खराब कर दिए, मैंने MBA करी राइट. तो अगर 1 महीना जॉब करके टीचिंग ही करनी थी तो सीधा ही B.Ed और M.Ed कर लेते या वो कर लेते, तो MBA करने का क्यों वेस्ट किया. बट मुझे लगता है कि जितनी जल्दी मैंने अपना करियर ग्रोथ देखी या व्हाट आई हैव बिकम इन माय लाइफ, वो उसका बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि इट गेव मी दैट exposure, you know, a small town girl going to Pune, अकेले रहना, you know, सब कुछ खुद एक्सप्लोर. हॉस्टल में जैसे यहाँ पे बड़ी बातें सुनते हैं कि you know इकट्ठे बच्चे रहे तो ये कर दिया रूममेट ने. मेरे साथ भी बहुत यूनिक चीज़ें और डिफरेंट चीज़ें हुई अपनी हॉस्टल लाइफ में. मैंने देखा, बाहर गए, तो दैट हैज शेप्ड माई लाइफ द वे इट इज़ राइट नाउ. तो हर चीज अपनी लाइफ में, हाँ, शायद वो एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी भी होते हैं लाइफ बहुत जरूरी होते करने हैं के लिए. हाँ. आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट, राइट. आई स्टडीड इन कॉन्वेंट, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि स्कूल ने काफी ज्यादा शेप किया मुझे भी. हाँ. इट हैज अ मेजर रोल. यस. आई रिमेंबर व्हेन आई बिकेम हेड बॉय, सो दैट टाइम इट वाज नॉट समथिंग दैट बिग. इट वाज बिग, बट I would say that is the only thing that helped me into public speaking. That landed me into public speaking, and I even went to embassies and even keynote speaking. And so I still remember we have sisters in convent school. Yes. So my principal was Sister Mamta, and she the day she announced, even I'm in touch with her right now. Right. So I thank her for that. Right. It's because of them, because of my teachers, where I'm standing today in life. I will definitely say that कि मेरी लाइफ में मेरी स्कूलिंग, of course मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा लाइक यू नो, और मेरी स्कूलिंग, मुझे लगता है मेरी लाइफ में मेरी स्कूलिंग एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा बड़ा, ऑफ व्हाट आई हैव बिकम. जैसे आप कह रहे हो हेड बॉय, मेरा पीयर ग्रुप भी ऐसा था, हाउस कैप्टन बनना है. बिल्कुल. लड़ाई होती थी कि स्टेज पे कौन जाएगा, आगे कौन खड़ा होएगा, डिबेट डिक्लेमेशंस में कौन जाएगा. लाइक लिटरली देयर वाज अ हेल्थी कंपटीशन जो हमारे बीच में होता था. तो टुडे व्हेन आई लुक बैक, मुझे ऐसा लगता है कि यार वहां पे दिस टीचर वाज स्कोल्डिंग मी, बट because of that scolding what I became today, because of that scolding I'm not doing this thing today, because of this particular thing that teacher told me, today I'm able to solve this problem in my life. So I just relate it with it, and I feel teachers have shaped me like really well. I owe them a lot. Maybe be like I remember their names, beautiful teachers, and I really want कि, and I thank them. और मुझे लगता है कि they have been a big role model in my life to what I've become. And education में मुझे भी ये लगता है कि अगर एक भी लाइफ मैंने इम्पैक्ट कर दी, एक भी बच्चा मैंने इस तरह से इम्पैक्ट कर दिया जैसे मेरे टीचर्स ने मेरे को शेप करा है टू बिकम व्हाट आई हैव बिकम नाउ, तो मुझे लगता है माय जॉब इज डन. वन लाइफ भी मैंने इम्पैक्ट कर दी.
एंड आई हैव हैड ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस कनाडा में भी, इंडिया में भी, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस. एंड कनाडा में ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, तो कनाडा में मैंने इंटरसिटी स्कूल्स में काम किया है, जहाँ बच्चे डिफरेंट इनकम बैकग्राउंड से, डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ फैमिलीज से आते हैं, बहुत मुश्किल सिचुएशंस में से भी आते हैं. तो मुझे लगता है कि यहाँ आके मुझे समझ आया, कनाडा आके मुझे एज ए और टीचिंग प्रोफेशन लेके मुझे समझ आया कि स्ट्रगल क्या होती है. स्ट्रगल वर्ड ही रॉन्ग है जो हम यूज़ कर रहे हैं. देयर इज़ नो स्ट्रगल. स्ट्रगल पता है किसकी है? स्ट्रगल हमारी नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कनाडा आए एक नई कंट्री एक्सप्लोर करने, नई जगह एक्सप्लोर करने. स्ट्रगल उनकी है जो एक वॉर अफेक्टेड एरिया से अपना बसा बसाया घर छोड़ के आना पड़ा, रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा, जिनको इतने मंथ से एक होटल में रहना पड़ रहा है एक कमरे में बच्चों के साथ. स्ट्रगल उनकी है जो नहीं अपना घर छोड़ना चाहते थे लेकिन उनको छोड़ना पड़ा. स्ट्रगल उनकी है. स्ट्रगल उनकी है जिनको एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं आता. उन बच्चों की स्ट्रगल है. आप लास्ट ईयर का मेरा एक एक्सपीरियंस है. ओह माय गॉड, आई एम सो टच्ड. मतलब मेरे पास एक मिड ईयर में एक फैमिली इमिग्रेट करी फ्रॉम अ वॉर अफेक्टेड एरिया. 2 गर्ल्स, उनकी एक बॉय. आई जीरो इंग्लिश. तो चलो, from which country? I would say Arabic country है कोई. I'm not very sure about the country. Yeah, from an Arabic country, but a war affected country, right? So they came here and उनको थोड़ी थोड़ी उर्दू आती थी. Like they speak Dari. Dari is a language, right? थोड़ी थोड़ी. तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाई हिंदी होने की वजह से. तो जब मैं उनको मिली, मैंने उनका फॉर्म फिल करने में हेल्प करी हिंदी में, तो उसके डैड ने कहा कि आपके हवाले, जैसे जो उन्होंने अपने करा कि आपके इन टीयर्स. और मुझे याद है कि वो उनके 3 बच्चे हैं और वो एक ही उबर कर पाए और डैड वॉक करके आए. एक ही उबर करने के पैसे थे, तो मॉम आगे बैठी थे उबर और 3 बच्चे पीछे. तो डैड ने वॉक करके आए क्योंकि उनके पास स्कूल आने के लिए उबर करने के पैसे नहीं थे. तो बच्चे उसमें एक बहुत प्यारी बच्चा, उनको सेटल होने में मुश्किल होती है, लैंग्वेज में मुश्किल होती है. मैंने हेल्प करा. मेरी क्लास में भी नहीं थी बट बिकॉज लैंग्वेज का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थी, उर्दू बोल पाती थी, तो बात कर रही थी बच्चा. तो एंड में वो ग्रेजुएट हुई. तो उसने, जैसे बच्चे अपनी स्पीच बोलते हैं तो उसने मुझे बोला कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम लाइक मिसेस कपूर. मतलब वो इतना बोल पाई, वो इंग्लिश बोल पाई. तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि ठीक है, my job is done. My year was worthwhile. क्योंकि वो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, लाइक उन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो हम ये चीज़ सोचते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं. आप सोच ही सकते हैं, there was another child that came. he lost his mom in the refugee camp. जब वो रेफ्यूजी कैंप में था तो बच्चा ऐसे लगा कि नॉन वर्बल है, बट वो नॉन वर्बल नहीं था. वो उसको PTSD, लाइक इतना ट्रॉमेटिक था और इतने ट्रॉमा से बच्चा निकला था कि वो स्पीच नहीं डेवलप कर पाया. तो धीरे धीरे उसकी स्पीच डेवलप हो पाई. तो उसके डैड ने, जैसे प्रिंसिपल को जो हमारे थे, उन्होंने बोला कि कैन वी हैव मिसेस कपूर अगेन फॉर दैट स्टूडेंट. वो मेरी क्लास में था. कि मतलब उसने ये बोला कि मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बास्केटबॉल खेलता है, कि मेरा बच्चा अब खेलता है, सब कुछ खुद करता है, वो स्टोरी बुक्स पढ़ने लग गया है. सो दैट व्हाट अ पेरेंट टोल्ड मी, जो उसने मुझे बोला, द वे he was emotional and the way that he thanked me, I think that is my job done and it's one of the most rewarding jobs I feel. तो मुझे लगता है कि आप I think that is the best thing any teacher can get. Yes, I think ये मुझे यहाँ मैंने देखा क्योंकि मैं वहाँ प्राइवेट स्कूल में थी. अफ्लुएंट फैमिलीज के बच्चे आते हैं, तो मैंने वहाँ नहीं देखा. कनाडा में शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि कनाडा अलाउ करता है ऐसी कंट्रीज से बच्चों को आना, पेरेंट्स को आना, माइग्रेट होना. क्यों नहीं इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज, क्यों नहीं उन बच्चों को इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज मिले. बिल्कुल. जैसे आपने इंसिडेंट बताया that the child lost her parents and all. I was working in a WHO camp as a doctor in Ukraine.
when the war happened. And I'll share an incident with you. So first of all, situation बहुत टेंस रहती थी ऑलरेडी, बहुत इमोशनल सिचुएशन रहती थी. और एक बच्ची आती है, उसकी both legs we had to amputate and she lost her one arm. और यहाँ पे पासपोर्ट बंधा हुआ है, ऊपर टाइप किया हुआ उन्होंने, जस्ट टू चेक कि इसका क्या नाम है, ये कहाँ से है. We received that girl in that condition. 18 घंटे वो कुछ नहीं बोली. 18 hours. हम सब डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को लेके आना बड़ा मुश्किल था, बट स्टिल वन वाज देयर अवेलेबल. वो बैठे, वे हार्ड इट वाज. उसके बाद कुछ टाइम मैं वहाँ बैठा था, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग थोड़ा बहुत ऐसे ही. एंड शी uttered her first line and the line was, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, where are my parents? Now I'll tell you the recap of the story. उनके घर पे मिसाइल गिरी थी और जो रूफ थी वो ब्रेक हो गई थी. एंड अनफॉर्चुनेटली वो बेड पे सो रहे थे, एंड शी वाज हगिंग हर मदर लाइक दिस ऑन द राइट साइड. सो जब रूफ गिरी, so it was on her father and her mother, so they both died. And because her arm and one leg was on mother, so both got amputated. It's very hard. It's very. अब ये आप उस बच्ची को कैसे बताओगे कि क्या हुआ उसके पेरेंट्स के साथ? सो बहुत ट्रॉमेटिक था. इवन हम डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी ट्रॉमेटिक था कि इसको, मतलब ऐसे जब बच्चे आ रहे थे तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, क्या बोला जाए, कैसे. आई थिंक वॉर में कोई जीतता या कोई हारता नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कि जो कुछ लाइफ्स हैं आने वाली, जो बच्चे हैं उस एरिया में, वो इफेक्ट होते हैं. चाहे वो कोई भी वॉर हो, चाहे वो सीरिया में हुआ है वो था, चाहे वो अफगानिस्तान में हुआ वो था, चाहे वो जो यूक्रेन में हो रहा है वो था, या अभी इजराइल और पैलेस्टीन में है वो है. आई एम नॉट सेइंग कि कोई ठीक है या कोई गलत है, बट सफ़र वो बच्चे करते हैं. आप देखो, मैं जिस बच्चे की आपको बात बता रही हूँ, नॉन वर्बल बच्चे की, वो जैसे कई बार रोने लग, जैसे नॉन वर्बल है, लैंग्वेज अभी पिकअप कर रहा था, कई बार जैसे कुछ मना करा तो बच्चा रोने लग जाता है, जैसे है ना. वैसे तो ही वाज एज वाइज ही वाज एन ओल्डर किड, बट डेवलपमेंटली क्योंकि नहीं डेवलपमेंट हो पाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी नहीं हो पाई, तो डेवलपमेंटली तो कम एज का, जैसे ये इज लॉन्ग डिस्कशन, जैसे मैं स्पेशल एजुकेशन में हूँ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंटली नहीं उस लेवल तक था. वो 1 सेकंड में चुप हो जाता था बच्चा. पता है कैसे? उसको जस्ट वो वेट करता था कि मैं उसको बोल दूं कोई बात नहीं, इट्स ऑल ओके, ऐसे बस. जितना मर्जी वो उसमें है. और जैसे इफ आई लुक एट हिम, अगर मैंने कह दिया दैट्स इट, दैट्स ऑल द चाइल्ड. लुक एट द इमोशनल स्टेट ऑफ दैट चाइल्ड कि क्या वो कर रहा है. तो हाँ, फिर मैं वही बात है कि देखो, बच्चा, अगर हम इंडिया की वही एजुकेशन सिस्टम पे आ जाते हैं कि इंडिया में क्या है कि बच्चे मोस्टली अच्छे हैप्पी होम से, फाइनेंशियली ठीक हैं, पेरेंट्स आर डूइंग फाइन, होम से आ रहे हैं, ठीक है. बच्चे द ओनली जॉब इज दैट उन्होंने पढ़ना है, खेलना है, ये करना है, हाई अचीविंग है. यहाँ पे ऐसे बच्चे भी स्कूल्स में, क्लासेस में आ रहे हैं, तो जब तक उनकी बाकी नीड्स, सोशल, इमोशनल, मेंटल नीड्स नहीं मीट करेंगी, तब तक वो लर्न कैसे कर लेंगे? वो नहीं लर्न कर सकते. तो राजपाल यादव जी को जानते हैं आप, कॉमेडियन. उनकी एक बहुत अच्छी लाइन है, उन्होंने ललन टॉप के साथ जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बोली, वो कहते हैं कि जो इंटरव्यूअर हैं उन्होंने पूछा कि उस टाइम बुरा टाइम था, तो कहते टाइम बुरा नहीं था. टाइम बुरा उसको कहते हैं कि जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप चल नहीं पा रहे, आप बोल नहीं पा रहे,
या कोई आपको फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है या ऐसा कुछ एक्सट्रीम हो गया है, दैट इज कॉल्ड कि आपको बुरा टाइम आया है। टाइम तो बहुत अच्छा था क्योंकि मेहनत कर रहे थे हम लोग। सो वो बात काफ़ी टचिंग थी। और एक आपने अगर जय शेट्टी का आपको पता हो, सो उनकी एक बहुत अच्छी वीडियो वायरल हुई थी। उसमें वो कहते हैं कि अपनी पेस है आपकी लाइफ में जो आपको देखनी है। जैसे कोई इंसान 28 साल का ग्रेजुएट होता है लेकिन उसको 40 साल तक अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिलती जी, और दूसरा इंसान 22 साल का ग्रेजुएट हो रहा है कोई छोटा सा कोर्स करके, एंड ही इज ऑन हिज ड्रीम जॉब एट 23। सो आप किसी रेस में नहीं हो, यू आर इन योर ओन रेस। मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि, और रेस की भी बात पता है क्या है, डेस्टिनेशन तो नहीं है ना। डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें कि अब एक छोटा सी मैं आपको बात बताती हूँ, आप कहीं अब एक 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 चलो मैं बात बताती हूँ। मैंने आप कोई यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है, स्टूडेंट बच्चे आते हैं यहाँ पे, है ना। मैं बहुत सारी स्टूडेंट गर्ल्स बॉयज़ के जो एजुकेशन में जा रहे हैं उनके साथ सेशंस भी करती हूँ, आ जाते हैं। उनकी एक उन्होंने 20 से लेके 30 तक अपनी लाइफ बिल्ड कर लेनी है यहाँ पे, मोस्टली कर लेते हैं 30 तक हो जाएंगे। जो 20 में आ रहा है अपनी लाइफ बिल्ड कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एज एन इमिग्रेंट जिसने डिसाइड कर लिया एज अ 30 ईयर ओल्ड, अगर 29 ईयर ओल्ड में एक सेटल्ड लाइफ चल रही है, हमने डिसाइड किया ये थोड़ी है कि हम सेटल्ड नहीं है, वी वांट टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज। और ये शुरू से ही चलता आया है, जब सिविलाइजेशंस थी, नदियों के पास सिविलाइजेशंस थी, तो ह्यूमन नीड है कि आपने जाके कुछ और एक्सप्लोर करना है। जिन्होंने नहीं करना, ठीक है, आप सेटल्ड रहो। जिन्होंने करना है आप जाके तो वो करो। अगर वो कहते हैं, जैसे मेरे को पिछले मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट की मेरी कोई स्ट्रगल नहीं है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ऐसी बातें भी कई उन्होंने बहुत कही। तो अब क्योंकि मैंने सिर्फ बात करी कि जब मैं एजुकेट अपने आप को कर चुकी थी, एक लेवल पे पहुंच चुकी थी, फाइनेंशियली एस्टैब्लिश हो चुकी थी, उसके बाद की मैंने बात करी। बट मैंने उस टाइम की बात नहीं की। जैसे कई स्टूडेंट्स अपनी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी बातें शेयर करते हैं कि 20 to 30 में वो कैसे वो लेवल पर पहुंच रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि मैंने मैंने नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सोशल मीडिया पे आई नहीं, मैं तो मैं कैसे बताती कि मैं 20 से 30 तक मैं कैसे एस्टैब्लिश हुई या मैंने क्या फेस करा। ये मैं कैसे बताती कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, कि बर्थडेज पे ही न्यू ड्रेसेस मिलती थी और पेरेंट्स एक स्ट्रक्चर था कि हाँ एवरीडे बाहर नहीं खा सकते थे, एक वीकेंड पे ही जाना था। लेकिन जहाँ चीज़ आती थी एजुकेशन पे स्पेंड करने की, क्लासेस पे स्पेंड करने की, हमारे को एक केपेबल बनाने के लिए किसी चीज़ पे, वहाँ पे वो कोई डर्थ नहीं थी। तो मतलब ये बातें, मैं आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। और लाइक आपने जैसे बात करी, मेरे हस्बैंड ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी व्हेन ही वाज 18 ईयर्स ओल्ड, एज एन सर्विस बैकग्राउंड से हैं। 18 ईयर ओल्ड उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी, एस्टैब्लिश करी। 32 तक आके उनको बिजनेसेस में तो अप डाउन होते रहते हैं, फिर ट्राई किया कि हाँ चलो ट्राई करते हैं, डिफरेंट कंट्री ट्राई करते हैं। तो ये थोड़ी ना कि हमारे को चैलेंजेस नहीं आए, डिफरेंट एज पे डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं। और जैसे कई कहते हैं कि ठीक है बच्चे आ रहे हैं, अब आप भी जैसे एज एन इंडिविजुअल रहते हो, ठीक है, अब आज सुबह आने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट बना के अपने बेटे का लंच सुबह पैक करा, उसको ड्रॉप ऑफ किया, उसका पिकअप अरेंजमेंट करा। आपने क्या क्या करा? नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी नई चैलेंजेस हैं, हर लेवल के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। बट वही कि सबने कहा कि भाई जब आप एज अ चाइल्ड इमिग्रेट करते हो, जो चैलेंजेस हैं वो इतने डिफरेंट हैं। क्योंकि देखो, आपको ठंड लग रही है, आपने कहीं जाना है, फिर भी जैकेट्स डाल के आप बस की वेट कर लोगे। छोटे बच्चे को करा सकते हो आप विंडी सिचुएशन में? नहीं करवा सकते। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे कोई फ्रेंड्स आए हैं, उनकी छोटी डॉटर है 1 ईयर की, वो अभी आए हैं, ठीक है। तो हस्बैंड काम पे चला गया, वो थी ड्राइव नहीं कर सकती, अभी रिसेंटली आए। बेटी गिर गई, उसको कट लग गया, ठीक है, कट लग गया और ब्लीड कर रही है बहुत बुरी तरह से। अब ड्राइव नहीं कर सकती, ऊबर बुक कर ली उसने। ऊबर जब आई तो रियलाइज करा कि जो कार सीट है ना वो हस्बैंड की गाड़ी में थी, कार सीट नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, चैलेंजेस हर किसी को आते हैं, लेकिन जब आपके साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिस चीज के लिए आप एक रिस्पॉन्सिबल हो, जब बाकी सारी चीजें आप नेविगेट कर रहे हो, हर चीज आप नेविगेट कर रहे हो, लेकिन एक
और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी खाना पीना सोना जागना हर चीज, और वो बच्चा भी बहुत कुछ गो थ्रू कर रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन बच्चों के लिए बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। हमें लगता है इजी है लेकिन इजी नहीं है, बहुत टफ है। तो वो कर रहा है, वो भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। आपने कौन से टाइम की जॉब लेने, कई बार आप बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो क्योंकि आप वो जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बच्चा है टू टेक केयर ऑफ। आई थिंक हर एज में अपने अलग चैलेंजेस हैं, बहुत इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि आपकी स्ट्रगल कैसी होगी। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता। स्टूडेंट्स की स्ट्रगल, बच्चों की बहुत स्ट्रगल है, मैं देखती हूँ उनकी बहुत स्ट्रगल है क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम ये कहें कि अगर आप 30 ईयर ओल्ड या 32 ईयर ओल्ड विद चिल्ड्रन आ रहे हो, उनकी स्ट्रगल नहीं है, या आप तो उन्होंने भी तो 10 ईयर्स काम करके पैसे जोड़ के तभी आ रहे हैं ना। वो अगर वो आ रहे हैं, अगर आते ही गाड़ी खरीद ली, अगर आते ही हमने एक गाड़ी या 2 गाड़ियां खरीद ली अपनी फैमिली की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो वो 10 साल काम करके पैसे इकट्ठे तो किए ना, जो बाकी सब करेंगे, राइट। तो वो हमारा भी तो है ना, हम भी तो न्यू कंट्री में एट 30 या 32 स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो ऑलरेडी हमने अर्न करे हैं पैसे। लाइक आई एम वर्किंग सिंस 2011 नॉन स्टॉप, मैंने कभी ब्रेक नहीं ली। इनफैक्ट मेरे को एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब कोई सोचता है कि लाइफ में क्या चैलेंजेस आए क्या नहीं आए। मैंने 2011 में जॉब स्टार्ट कर दी थी और आई हैव एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो बहुत देर तक इंडिया में डॉक्टर्स को पता भी नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम थी। एंड आई लॉस्ट माई हेयर। मतलब आप कोई देख कर कहेगा कि द वे आई लुक, तो आई यूज्ड टू लुक वेरी डिफरेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। लॉस्ट ऑल माई हेयर, माई टंग टर्न ब्लैक, लाइक बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट पॉडकास्ट में सबने कहा कि इट सीम्स लाइक आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद माई सन, ऑब्सेस्ड विद चिल्ड्रन, क्योंकि मैं एजुकेशन में, मुझे बच्चों के साथ में ऑब्सेशन है, मुझे बच्चों के साथ। और आई एम ऑब्सेस्ड विद माई सन क्योंकि कोई ये नहीं देखता, आई हैव गॉन थ्रू मल्टीपल फेल्ड प्रेगनेंसीज। किसी ने कोई वो जर्नी नहीं देखी कि मल्टीपल बिकॉज ऑफ माई इलनेस। इनफैक्ट डॉक्टर्स एक टाइम पे तो कंफ्यूज हो गए थे। देयर वाज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन वो मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स के बीच में और इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस के बीच में एक बड़ी फाइन लाइन होती है। तो आई वाज ट्रीटेड फॉर दैट एज वेल। तो उस ड्यूरेशन में आई लॉस्ट, I had failed pregnancies which were very hurtful, and so obviously as a woman you become sensitive towards those things. तो किसी ने ये 1 घंटे की पॉडकास्ट में कोई किसी की लाइफ नहीं जज कर सकता। That's just the response of your past traumas. It's just the response, हाँ, कि आप कैसे बात करते हो, आप कैसे बोलते हो। कि मैं वही बता रही हूँ ना, एजुकेशन एज ए टीचर, व्हाट आई एम बिकमिंग एज अ पर्सन, यहाँ आके जो मैंने देखा, मेरी लाइफ से स्ट्रगल वर्ड ही निकल गया। हम उनकी स्ट्रगल्स देख के मुझे लगता है हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल है हमारी। अगेन आई थिंक जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी आए हैं या आ रहे हैं, या इवन वर्क परमिट पे जो लोग आ रहे हैं वर्क करने के लिए, यू आर कमिंग बिकॉज यू वांट टू कम। हाँ जी। बिकॉज यू विश टू कम। हाँ जी। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा आने के लिए, दे वांट टू कम, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग। बट पता है क्या, मैं आपको बताऊं, एक बहुत फाइन लाइन भी है। आप मेरी बात देखो, उन्होंने अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देती हूँ, ठीक है। आपको जब आप अपनी लाइफ में कुछ फेस करते हो ना, आपको तभी ये सब कुछ पता लगता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ज्ञानी बन गई, बट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे मुश्किल लगता था, सब कुछ लगता था, जब तक मैंने एक्चुअल लोगों को एक्सट्रीम स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा। तो मैं उन बच्चों को भी गलत नहीं कहूँगी जो वो बच्चे बोल रहे हैं। या मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्योंकि उन्होंने नहीं, मेरे को भी अभी रियलाइज हुआ ना कि हाँ यार, कि हम तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं। उनको देखो, यहाँ काम करने के बाद, उन लोगों को देखने के बाद जिनकी बहुत वर्स्ट सिचुएशन है, तो लगा कि नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, रब दा बहुत बहुत शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, वो हुआ है। तो उन बच्चों की भी गलती नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ बोल भी रहा है, अनलेस वो अब्यूज नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप सोशल मीडिया पे आ गए हो, तो अगर कुछ ये बोल रहा है, आपके कंटेंट के लिए कुछ कमेंट कर रहा है ना, आई थिंक वो भी लोग गलत नहीं है। नो, वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर उनको बोरिंग लग रहा है तो वो बोलेंगे बोरिंग। अगर उनको नहीं समझ आ रहा, वो कहेंगे इट्स नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ वॉचिंग। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट परसेप्शन। हाँ, अब्यूज नहीं कर रहे हैं, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, तब तक आपकी ओपिनियन अगर उस कंटेंट के बेस पे है, तो आई थिंक वो भी गलत नहीं है, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम, दे वांट टू वॉच समथिंग, दे केम विद अ डिफरेंट परसेप्शन, दे डिडंट लाइक इट। आप मूवी देखने गए टिकट खर्च के,
मूवी अच्छी नहीं लगी, आप कहोगे ना इट वाज बुलशिट, बेकार थी, अच्छी नहीं थी। बोलते हैं ना, हम बोलते हैं, सब बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? तो जब आप सोशल मीडिया पे पब्लिक हो ही गए तो फिर पहले पहले मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये ऐसे बोल रहे हैं, और मैंने ट्राई भी किया उनको जस्टिफाई करने का, समझाने का कि नहीं मैं ये नहीं कह रही थी, मेरा मतलब ये नहीं था, ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। पर एक 20 सेकंड की रील में और एक 30 सेकंड की रील में आप कैसे अपनी पूरी परसेप्शन समझा दोगे? डिफरेंस ऑफ परसेप्शन आना ही है, लोग बात करेंगे ही करेंगे, एंड यू शुड बी ओके विद दैट। डिफरेंट परसेप्शन, अगर आपको लगता है यू कांट टेक इट, देन दिस इज सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस फॉर यू। ये भी मेरे को, मैंने ये सीखा है, ये 3 महीने पहले जो मैंने अपना ये स्टार्ट करा, तो मेरे को लगा कि हाँ, पीपल विल से डिफरेंट थिंग्स, जिनको जिनका जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, जिनको ज्यादा नॉलेज है और उनको जो ज्यादा अवेयर है, या जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल अवेयर नहीं है। मतलब वो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज होती है, जैसे मैंने एक कुछ पोस्ट करा, एक मेरे नेबर ने भी ली, एक सेकंड करियर ग्रांट ओंटारियो में मिलती है, मेरे नेबर ने भी ली, एक फ्रेंड, एक मेरे बेटे का कोई फ्रेंड है, उसकी मॉम ने भी वो ली, और सबको मिली, सबने अपने करियर्स चेंज किया। मैंने कुछ वो पोस्ट करा, उस पर मेरे को कमेंट आया कि यू आर फूलिंग पीपल, आइदर यू डोंट नो, और जबकि लोगों ने सक्सेसफुली उसको किया है। और मैं कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं करती जिसपे मेरे को 100% मैं उसकी पूरी डिटेल नहीं कर सकती, बिकॉज फॉर मी सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल। पहले मेरे को लगता था कि ये एंटरटेनमेंट है, बस एंटरटेनमेंट के लिए होता है, लेकिन मेरी लाइफ चेंज हुई है सोशल मीडिया से, क्योंकि हाउ टू टेक केयर ऑफ माई हेयर, अपना घर मैनेज करना, छोटे छोटे टिप्स जो हैं, अपने स्किन का टेक केयर करना, इजी रेसिपीज कैसे बनाना, कुछ बच्चों के लिए कोई टिप्स हैं, छोटे छोटे टिप्स मैंने सोशल मीडिया से, मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया है। और यही सोच के मैंने कहा कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ है सोशल मीडिया से, और तो व्हाई नॉट, कि अगर मैं किसी एक को भी हेल्प कर सकूं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है, अचीवमेंट है। और वो हुआ है, वो ऐसे हुआ है कि मैंने आपको बताया, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मेरा पहला पॉडकास्ट था लंबा, तो उसमें किसी ने, लोगों ने बोला कि लंबा बहुत है, बोरिंग। दे आर एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, आपकी ओपिनियंस, बिल्कुल, क्योंकि यू आर बाउंड टू योर ओपिनियंस, हर इंसान इज बाउंड टू योर ओपिनियन। तो मेरे पापा 65 प्लस, और वो कहते हैं कि देख तेनू, मैं आई टोल्ड हिम कि मैं पॉडकास्ट के लिए जा रही हूँ, हुण इन्ना लंबा ना करी, सारे तेनू की कह रहे सीगे कि गल्लां घट कर, तू कितनी गल्लां कीतियां, राइट? सो उनको नहीं पता लगा, बट माई फादर वॉज सेइंग इट, एंड माई हस्बैंड इज ऑफ सोशल मीडिया, एब्सोल्युटली, ही इज नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन, नाइदर इज माई सन। तो मेरे हस्बैंड ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट उनको मैं दिखाती रहती हूँ अगर कोई मुझे अप्रोच करता है कुछ। तो मेरे हस्बैंड ने उस बात पे मेरे डैड को बोला कि जिन्हां नूं चंगा लगना है उन्हां नूं चंगा लग गया, जिन्हां ने कुछ फायदा लेना है उन्हां ने ले लिया, जिन्हां नूं बोरिंग लगना है उन्हां नूं बोरिंग लग गया, कोई गल नहीं, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ है, you know what I mean? And there is one family, there is this family that contacted us, उसमें मैंने बात की कि हाउ पार्टनर्स के रिलेशनशिप में और मेंटल हेल्थ जो है इम्पैक्ट होती है, बहुत इम्पैक्ट होती है आपकी, स्पेशली किड के साथ आ रहे हो तो वो भी एक नेविगेशन एक्स्ट्रा हो जाती है, तो इम्पैक्ट होती है। तो वो कहते हैं कि हमें लग रहा था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई वांट टू थैंक यू, बहुत आए मुझे थैंक्स के नोट्स, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स तो बहुत आ जाते हैं नीचे, पॉजिटिव पर्सनली ही आता है, मैंने देखा है। तो मैंने इनफैक्ट हरमीत और उनके कनाडा कपल, उनके साथ भी शेयर करा कि देखो कितने पॉजिटिव कमेंट्स हैं। उनमें से एक कपल ने बोला कि हम इतने ऑन द वर्ज ऑफ अपनी मैरिज पे थे यहाँ पे, तो हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, इट इज नॉट बोथ ऑफ अस, इट इज द सर्कमस्टांसेस, और लोगों ने भी ऐसी चीजें फेस करी कि जैसे हमने फेस करी। तो वो कहते हैं कि हमने अपने अपने कामों से 1 वीक का ऑफ लिया, वी सैट डाउन एंड वी आर रियली फीलिंग मच बेटर। इट्स बीन 15 days, आगे पता नहीं क्या होगा, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट पॉडकास्ट। तो मेरे हस्बैंड ने ये बात मेरे डैड को बताई कि जे एक भी बंदे नू फायदा हो गया, कोई गल नहीं, एक भी लाइफ इंपैक्ट हो गई था, that is what it is, so I'm okay. Of course, social media एक बहुत powerful tool है, again negative sense and positive sense, both ways. It can destroy your life or make your life, depends on you how you use it. जिसे वो है दो-धारी तलवार है। हाँ जी, टेक्नोलॉजी तो अमेजिंग है। देखो, मैं तो टेक्नोलॉजी के फेवर में हूँ। टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ इजी बनाती है। वही देखो, आप 3 Idiots में उसने कहा था, फ्रॉम साइकिल की जिप से लेके पैंट की जिप से लेके टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर एंड हैज ऑलवेज बीन देयर, राइट? इट्स हाउ यू यूज टेक, इट हैज मेड माय लाइफ इजियर,
like using AI to create your lesson plans, to finding out things that I could use in my classroom for better better learning of my students, and also with my son organizing myself. कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर है, इतनी सारी चीजें आपने मैनेज करनी है, GPS है मेरे जैसे बंदे के लिए। ये सब चीज़ें हम काफ़ी अभी जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, लेकिन काफ़ी और प्रॉब्लम्स भी हैं जो आई हैं कनाडा के अंदर इन स्कूलिंग। 2 मेजर हैं उनमें से जो मुझे पता लगी। वन ऑफ देम इज द यूज़ ऑफ ड्रग्स इन स्कूल्स। सेकेंड वन इज़ द एजुकेशन, आई डोंट नो ये कहाँ तक ट्रू है, लेकिन सेकेंड वन इज़ द यूज़ ऑफ this teaching about LGBTQ community in schools। तो क्या ये रियल प्रॉब्लम्स हैं और का क्या परसेप्शन है आपके माइंड में? ठीक है, मैं अब आपको ना एक बताती हूँ। कनाडा में बारिश हुई थी थोड़े दिन पहले जी, ठीक है। आप फ्लड्स में फंसे? नहीं फंसे। कितना फ्लड्स हुए, कितने हुए? काफी हुए है ना, बट हर जगह नहीं थे, कुछ ऐसे डूबने वाली सिचुएशन नहीं थी, क्लियर आउट। हाँ सॉरी, काफी लोग फंसे बट क्लियर आउट हो गया है ना। बट सोशल मीडिया पे कितना उसका ब्लाबर हो गया है ना। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक्सीडेंट्स हुए हैं पीछे लास्ट ईयर 2 बारी। आई मेट मेरे हस्बैंड का एक बारी हुआ कार, और मेरी कार में आई वाज इन अ मेजर एक्सीडेंट, और दोनों एक्सीडेंट्स में से कोई भी ब्रैम्पटन में नहीं हुआ, ठीक है। जो एक परसेप्शन है, कोई भी साउथ एशियन ड्राइवर नहीं था जिनसे एक्सीडेंट्स हुए, ठीक है। और इतना जबरदस्त मेरा एक्सीडेंट था कि इट हैज लेफ्ट अ स्कार इन माय हेड। लाइक मैं इतनी ट्रॉमेटाइज हो चुकी हूँ उस एक्सीडेंट से, मैं बता भी नहीं सकती। और was it at fault? No, okay. I was stationed, my car was stationed and it was a multi car collision। और इतना इम्पैक्ट हो गया मेरे को उस लाइफ में, मतलब मैं जब भी मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, पीछे से कोई आ रहा होता है, there's a chill that goes into my body, मैं ट्रेम्बल करने लग जाती हूँ कई बारी। तो और जिन्होंने एक्सीडेंट किया था उनका फेसेस मेरे आगे फ्लैश करते हैं जितनी बारी भी ये होता है। तो अब ये मेरा बोलने का, मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रही हूँ, बट मेरा ये बताने का मतलब क्या था कि जैसे कि हम एक सिटी को जनरलाइज कर देते हैं, या बहुत एक ही के कहीं और एक्सीडेंट होता है तो उसी की बातें होने लग जाती हैं। जैसे पानी हुआ तो इतना हो गया, या थोड़ा सा हुआ तो बहुत ब्लैबर हो गया। वैसे ये है, ये तो नहीं है कि नहीं है, बट अगर आप ये कहो, क्योंकि मेरे नीसेज एंड नेफ्यूज भी हैं वहाँ स्कूल्स में, अगर आप ये कहो कि इंडिया में नहीं है, तो देन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम ड्रग्स और LGBTQ दोनों की बात कर रहे हैं। हम एक एक करके बात करते हैं। चलो ठीक है, हम एक एक करके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। मैरिजुआना गॉट लीगल। हाँ, वो लीगलाइजेशन ने तो देखो चीजें बहुत वो कर ही दी हैं, कर दी हैं। बट जब लीगलाइज नहीं थी, दैट हैज इम्पैक्टेड, इट हैज इम्पैक्टेड। जो मैं अब, क्योंकि मैंने पहले कनाडा में लीगलाइजेशन से, मैंने पोस्ट कोविड ही कनाडा में पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे पता नहीं उससे पहले सिचुएशन यहाँ पे क्या थी। बट जैसे मेरी कॉलीग्स वगैरह हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये सिचुएशन है, आ रही है। बट जब मैं अपने नीसेज एंड नेफ्यूज से बात करती हूँ इंडिया में, और देखती हूँ कि वो कैसी पार्टीज में जा रहे हैं, और उनकी बातें सुनती हूँ, और जैसे मैं इंडिया की कोई वेब सीरीज देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे भी कुछ बचा, ये नहीं है कि नहीं हो रहा मेट्रोपॉलिटन्स में, या तो इट इज बोथ। कई जगह बहुत ज्यादा, जहाँ लीगलाइज ही कर दिया ऑफ कोर्स वहाँ पे तो ज्यादा होगा ही होगा, और जहाँ पे नहीं लीगलाइज हुआ है वहाँ चोरी छुपे भी हो ही रहा है। बट चोरी छुपे आप फिर भी कम कर पाते हो कहीं ना कहीं, और वहाँ पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, स्कूल में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब मैं वहाँ पे उस सिचुएशन में अभी हूँ नहीं हूँ, तो मैं कर नहीं सकती। बट अगर मैं बात करूँ, जो मेरे को बच्चों से पता लग रहा है, अपनी कॉलीग से पता लगता है जिनके बच्चे बड़े हैं उस एज के, तो ये नहीं है कि नहीं है। पर कनाडा में सिचुएशन क्या है उस चीज़ की? किड्स आर इंक्लाइंड, वही फैमिली पे डिपेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा कि बच्चे किस टाइप की फैमिलीज में हैं। बच्चे कर रहे हैं, ले रहे हैं। और इनफैक्ट अगर मैंने एक्सीडेंट की बात करी थी, तो जिन्होंने मुझे हिट करा वो टीनेजर्स ही थे, 2 बॉयज, एंड probably were they intoxicated? Probably seem to be। खड़ी हुई गाड़ी है, आपने टर्न लिया, आप 50 में 80-90 की स्पीड पे हो। Don't want to comment anything right now, but yes. Okay, let's not talk about that. No, go ahead. But ये I don't want to comment about the बच्चे, but then मतलब
चीजें अगर देखो अगर लीगलाइज हो जाएगा फिर आप ओपनली कर सकते हो वो कर पा चीज, रहे हो आप। हाँ, और आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आप क्यों कर रहे हो। डेफिनेटली कौन आपको बोलेगा। इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं बोल पाएंगे बिकॉज यू हैव लीगल पावर्स इन अ कंट्री। वही बात है कि देखो मेरा बेटा जो है वो स्पोर्ट्स में है, राइट, तो उसके सारा पीयर ग्रुप वैसा है, फैमिलीज वैसी हैं जो बहुत वो है, तो हम हमारे आसपास ऐसा नहीं है कुछ भी। बहुत हेल्थ की तरफ फोकस्ड है बच्चे, वो बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, डिफरेंट। वही है मैं वही कहती हूँ कि पीयर ग्रुप बहुत मैटर करता है, आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, कैसी फैमिली से आप आ रहे हो। बेचारे इमिग्रेंट्स भी क्या करें, मैं आपको बताऊं 2 जॉब्स करनी पड़ रही हैं, बच्चे घर पे हैं, वही है कि बेसिक नेसेसिटीज मीट करें, कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत मुश्किल सिचुएशन में है लाइक। और ये भी कुछ काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह हो रही थी, और कि LGBTQ के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। ना आई एम नॉट कमेंटिंग वो ठीक है या गलत है, आई लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ये है क्या, सिचुएशन है क्या असल में। सिचुएशन ये है कि आई जस्ट रैप अप फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे क्या पता लगा कि समवन हैज टोल्ड एंड आई हैव रेड अबाउट दिस कि आप लोग उस एज में आप नहीं बता सकते बच्चों को, इट्स नॉट गुड। अगर कुछ ऐसा है दे विल रियलाइज इट बाय देयर ओन। ठीक है, telling them and making them confused about their own personality at such a young age is not good. Rather than let them feel themselves, let them know what they are from inside, and if they feel that they have to find some other way, वो अपने आप वहाँ चले जाएंगे। मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ गया। और अगर आप ये चीज़ कह रहे हो कि एक किंडरगार्टन या बहुत छोटे लेवल के बच्चों की आप बात कर रहे हो, नॉट हाई स्कूल जहाँ पे उनके पास चॉइस है क्लास में बैठना है कि नहीं बैठना, आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हो, आप मुझे ये सोर्स अगर आप बताओगे कि ये आपको कनाडा से सोर्स है, क्योंकि ये यूएस में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था, वहाँ की वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी। और बिकॉज कनाडा में कुछ पेरेंट्स थे कनाडा में जी, ये कुछ पेरेंट्स जिन्होंने स्ट्राइक करी थी जी, जिन्होंने स्ट्राइक की थी, एंड व्हेन आई रेड कि उनके पॉइंट्स क्या हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। मैंने भी पढ़ा है वो जी। तो उनके पॉइंट्स हैं कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाना बंद करो, राइट, ठीक है। एक सर्टेन एज होनी चाहिए, 12, 13, 14 साल, जिसके बाद आप ये चीजें बता पाओ बच्चों को, तब तक आप उनको कंफ्यूज मत करो, राइट। सो आई वांट टू नो कि कहाँ तक ट्रू है, क्या चीज हो रही है। बहुत टच ड्यूरिंग द टाइम, जैसे एक बाकी चीजें होती हैं बहुत टच करते हैं, बट एक पेरेंट कॉन्सेंट होता है, फॉर्म जाता है घर पे। इवन हेल्थ एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन है, उसके सब हर चीज के लिए घर पे एक फॉर्म जाता है, वेदर यू वॉन्ट अ चाइल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन और नॉट, वो पेरेंट्स साइन करते हैं। बिना पेरेंट कॉन्सेंट के बच्चों को ये नहीं पढ़ा सकते आप। आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो ये क्या होता है, एक फॉर्म जाता है घर पे कि डू यू वांट, जैसे कि अब सेक्स एजुकेशन है या लीगलाइजेशन ऑफ ड्रग्स है, ड्रग एजुकेशन है, वो सब कुछ के लिए भी देयर इज अ फॉर्म दैट गोज होम, इज अ पार्ट, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ करिकुलम। तो बट इट इज विद चॉइस के साथ है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि ग्रेड 6, 7, 8 में, जैसे मैं मिडिल स्कूल पढ़ाती हूँ, तो पेरेंट्स को एक फॉर्म जाता है, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप चाहते हो कि बच्चे आपके इस क्लास में बैठें, ये पढ़ाया जाएगा, ये टॉपिक्स होंगे। अगर पेरेंट्स नो कहते हैं तो हम बच्चों के लिए सेपरेट एक मैथ क्लास या कुछ और एक्टिविटी अरेंज करते हैं। बिना पेरेंट कंसेंट के ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता। ओके। फिर ये स्ट्राइक्स क्यों हो रही? देखो, एक पब्लिक स्कूल सिस्टम है, ठीक है। अब आई डोंट नो किस एरिया में हुआ है, वहाँ कॉन्सेंट फॉर्म्स नहीं गए, पेरेंट्स को अवेयर नहीं कराया गया, बट जहाँ तक मेरे को पता है, जितने स्कूल जितनी देर मैं यहाँ रही हूँ, तो ये बिना पेरेंट कॉन्सेंट के नहीं होता। मैं आपको और एक बात बताती हूँ, अब सोशल मीडिया बहुत हो गया है, हर चीज़ हर किसी को पता लग जाती है। आप कॉन्वेंट से हो, ठीक है सिस्टर्स, मैं भी कॉन्वेंट से हूँ। बहुत साल पहले जब आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग माई टीनेज, तो मुझे एक बायोग्राफी, हमें एक मॉरल साइंस का पीरियड होता था, याद है आपको? ठीक है। वहाँ पे एक बायोग्राफी किसी की ऑटोबायोग्राफीज दिखाई थी ड्रग एडिक्ट्स की, आपने देखी थी? आपको? मैंने देखी थी। वो मेरे दिमाग में फ्रेश है बिल्कुल, बहुत ज्यादा। मतलब उन्होंने दिखाया था कैसे एथलीट्स ने लेना शुरू कर दिया, उनकी अब क्या कंडीशन है, एक्ट्रेसेस ने लेना शुरू कर दिया, उनकी क्या कंडीशन है। उस टाइम पे आप ईयर देखो, कितने 20-25 ईयर्स पहले, पता नहीं कितने ईयर पहले,
उसने मेरी लाइफ में इतना इम्पैक्ट किया, मैंने आज तक कुछ भी ट्राई तक नहीं किया, रियली आई हैव नॉट, क्योंकि वो उसका इतना इम्पैक्ट था। और मैं अब छोटी सी आपको बात बताती हूँ कि अब एक संजू मूवी है, मेरे बेटे ने देखी, उसको उस चीज से इतना इम्पैक्ट हुआ दैट ही सो क्लियर अबाउट हिज थॉट्स। उसको लगता है कि कितना, मतलब हाउ अ बैड फ्रेंड ट्रिक्ड हिम, कि हम कहते हैं कि बच्चों के देखने वाली नहीं है, बैड फ्रेंड ट्रिक्ड हिम, कि उसने कैसे उसकी लाइफ को कितने वर्स्ट सिचुएशन में क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अवेयरनेस तो हर जगह है। अगर हम कहें ना कि ये स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी तो आपने कहा कि स्कूल में ये सब कुछ पढ़ाना चाहिए, स्कूल में एक एज तक नहीं, हाँ ठीक है, छोटे बच्चों को नहीं, मैं भी अग्री करती हूँ, बट या अगर कई पेरेंट्स नहीं चाहते तो नहीं। अभी तो हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी, मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स। अब वही है, अब इंडिया में पेरेंट्स बहुत क्लोज निटेड हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, करते हैं। कई बच्चे ऐसी फैमिली से आते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव है, पेरेंट्स और आपस में बच्चों की ऐसे बात नहीं होती, उन बच्चों को कैसे पता लगेगा? आज से कितने साल पहले अबाउट पीरियड्स और ये सब कुछ मुझे मेरे स्कूल में ग्रेड 6 में पढ़ाया था, कॉन्वेंट में, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल मेरा स्कूल है, और उसमें पढ़ाया था हमें इतने साल पहले। ये तो स्कूल्स में इंडिया में फिर तो कब से, और एक छोटी सी सिटी में ये तो स्कूल्स में फिर मतलब कब से होता आ रहा है। पर आई एम फोकसिंग मेनली अबाउट एलजीबीटी, क्योंकि वो स्ट्राइक हो रही थी। मैं फॉर अदर थिंग्स आई थिंक पेरेंट्स इवन खुश कॉन्सेंट होते के हैं, साथ है, इवन खुश होते हैं कि हाँ, आप बता रहे हो बच्चों को इस बारे में, लेकिन वो चीज ऐसी थी जिसके बारे में पेरेंट्स खुश नहीं थे। मैं उनको गलत नहीं कहूंगी, दे पेरेंट्स केम को अप एंड टोल्ड कि ये क्यों हुआ, नहीं, ये पर्सनल चॉइस है, ये पर्सनल, पेरेंट्स की पर्सनल चॉइस है, पेरेंट्स राइट है, ये उनकी चॉइस है। पेरेंट्स से ज्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं जानता, उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी तरह की चीज अपने बच्चे को उस टाइम पे, वो अडल्ट है, दे आर इन दैट पावर ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनको चॉइस होनी चाहिए कि बच्चों को किस लेवल पे और किस एज में ये इम्पार्ट होना चाहिए। बट जहां तक मुझे पता है कॉन्सेंट फॉर्म जाता है घर, और अगर उन्होंने कॉन्सेंट फॉर्म में नो कर दिया तो बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती इस बारे में। हर सिस्टम में फ्लॉज होते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ एरिया में नहीं गया होगा, नहीं, या आई एम जस्ट आस्किंग, हर सिस्टम में कुछ फ्लॉज होते हैं। व्हाट आर द फ्लॉज दैट आर इन कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम? क्या लगता है आपको? देखो, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह हैं। मुझे लगता है कि पब्लिक एजुकेशन जो है वो ओपन टू ऑल है, ठीक है, तो जो उसका पेस है वो सबके हिसाब से चलेगा। अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं और बहुत सारे स्कूल बोर्ड्स हैं या सिटीज हैं, उसमें ये नहीं है, बट अगर हम टोरंटो की या ओंटारियो की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, जैसे गिफ्टेड प्रोग्राम है, गिफ्टेड बच्चों के लिए होता है, जो एक टेस्ट देते हैं, साइक टेस्ट होता है, उसके अंदर अगर आपका एक स्पेसिफिक स्कोर होता है, फिर लॉटरी होती है, तो उन स्कूल्स में वो बच्चे चले जाते हैं। या रीजनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जो आईबी प्रोग्राम्स हैं या आईबीटी है, तो अगर बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है तो वो उसमें चला जाता है। एपी प्रोग्राम है हाई स्कूल में, जैसे हाई स्कूल मेजर्स हैं डिफरेंट तरह के, तो अगर बच्चा अच्छा है किसी चीज़ में तो उसमें चला जाएगा। मुझे लगता है पेरेंट्स को लगता है कि बहुत पेस जो है कंपैरेटिवली स्लो है, और वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है माइंडसेट भी है, क्योंकि हमें लगता है कि हम उस कल्चर में बड़े हुए हैं कि होमवर्क नहीं आ रहा, बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको कुछ आता नहीं है, कई बार ऐसे हो जाता है। और थोड़ा सा देखो क्या है यहाँ का सिस्टम में, क्या डिफरेंट है, क्योंकि पब्लिक सिस्टम है, यहाँ पे ना एक सिलेबस नहीं प्रोवाइड होता, करिकुलम है, एक स्ट्रैंड्स है कि हाँ बच्चे को एट द एंड ऑफ द ईयर ये आना चाहिए, लेकिन बाकी सब कुछ टीचर पे बेस्ड है। जैसे वहां पे तो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेस्ट सिस्टम ज्यादा है, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट ज्यादा है, तो वो काफी ग्राउंड पे आ जाता है कि अगर टीचर का वे बच्चे के साथ कंपैटिबल नहीं है, या वो जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है वो नहीं है, तो उस पे बहुत आ जाता है, स्पेशली साउथ एशियन पेरेंट्स में, जिनको लगता है कि बहुत काम मिलना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस आनी चाहिए, तो वो उस पे मुझे लगता है वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं उस चीज़ में, कि कॉन्सेप्ट उनको थोड़े ज़्यादा चाहिए कि बच्चे बिजी रहें, ज़्यादा पढ़ते रहें, बट एक्चुअल लर्निंग तो प्ले बेस्ड लर्निंग है, जो बच्चे एक्चुअल एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, लाइक नॉट पुशिंग देम टू मच, अपने पेस से उनको लर्न करने दो। एक सिंपल चीज़ मैं कहूँगी कि मैं एक यूज़ करती हूँ, अपनी क्लास शुरू करती हूँ, एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन
मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको 10 तरह के मेरे को चाहिए वेज से सॉल्व करके दिखा दो और उसके ऊपर डिस्कशन करो, नॉट कि एक पेज पे 25 क्वेश्चन हैं और उसको बच्चा सॉल्व कर रहा है। हम अपने बच्चों को 21st सेंचुरीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको 21st सेंचुरी स्किल्स आनी चाहिए। आगे जाके आप मुझे बताओ कि कितने बच्चे हैं जो राइटिंग करेंगे? टेक इज ग्रोइंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट। कितने बच्चे उनको मेंटल, इट इज वेरी गुड, मैं ये नहीं डिनाई करती, बट मेंटल कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है, मैथ बहुत जरूरी है, वो स्किल्स आपकी लाइफ में बहुत जरूरी हैं, जरूर आनी चाहिए बच्चों को। मैथमेटिकल, चाहे अगर मैं ज्योमेट्री की भी बात करूं, क्यों नहीं, एक टाइल लगानी है तो आपको ज्योमेट्री तो आनी चाहिए। अगर सर्कमफ्रेंस फेंस लगानी है अपने घर में, आपको बेसिक, वो आपको बहुत बहुत आपका ब्रेन डेवलप करता है, बहुत जरूरी है। बट कैलकुलेशंस की बात करें, कौन यूज करता है सब कैलकुलेटर यूज करते हैं, फोन में कैलकुलेटर्स हैं। बट आई टेल यू समथिंग, मतलब हाँ, जो मुझे लगता है ना, हाँ, पब्लिक परसेप्शन कैन बी डिफरेंट, हाँ, सब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा, हाँ, लेकिन नाउ नॉट टू डिफेम एनी कंट्री, नहीं, पर ये कनाडा की बात नहीं है, हाँ, बट कनाडा, अमेरिका, ऑल वेस्टर्न कंट्री में सेम ही हाल है। आपको अगर मैं बोलूं कि आप एक शॉपकीपर हो, मैं आपके पास आया हाँ, और मैंने $42 का कुछ ले लिया, राइट? नाउ यू आर गिविंग मी $8 बैक, हाँ जी, ठीक है, और मैं आपको बोल देता हूँ कि आप ये $2 रख के मुझे $10 का नोट दे दो। इस चीज में शॉपकीपर कंफ्यूज हो जाता है। आप इंडियन शॉपकीपर्स को देखोगे, फ्रूट सेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स, उनको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसे बताते हैं, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये, इतने का ये, एंड द टोटल इज दिस। सो आप जनरलाइज कर रहे हो। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जनरलाइज कैसे कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ठीक है, मेजॉरिटी इंडिया में हाँ ऐसे हैं, यहाँ पे हो सकता है मेजॉरिटी वैसे ना हो, बट स्मार्ट लोग भी हैं यार, ऐसी बात नहीं है। हम जनरलाइज नहीं कर सकते। I'm not saying कि मैंने all are आपको like यही that. बोला, हम वी आर हैविंग अ हेल्थी डिस्कशन, मैंने आपको यही बोला कि मैथ और ये कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट They're है। important. राइटिंग बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसी के ऊपर ही फोकस करें। सो फोकस क्या है, कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए, और कैलकुलेशन थोड़ा बैक एंड। फोकस किस पे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पे। बहुत जरूरी है कैलकुलेशंस भी, बट वो बैक एंड। वैसे ही अगर हम एक बात करें कि एक लिखने की, अगर मैं एक ऐसे की, आइडियाज जनरेट करने पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, और लिखने पे एक पॉइंट कम, तो वो आगे पीछे की सिर्फ बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए। जरूरी है आपको स्किल्स आनी, बट हर कोई हर स्किल में तो परफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत है, हाँ। लेकिन जब तक आप एक स्किल, अगर आप थोड़ा सा मैथ करोगे नहीं, तो आप जानोगे कैसे? मैं तो कहती हूँ बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ी सी आर्ट करोगे नहीं, तो आप जानोगे कैसे कि आप आर्टिस्ट हो? नहीं, वो तो बहुत जरूरी है, यहाँ पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे हाई स्कूल में क्या है, जनरलाइज्ड मैथ होता है ग्रेड 9 में, उसके बाद होता है एकेडमिक एंड, दिमाग से एकदम से निकल गया, ओह माय गॉड, देयर आर टू स्ट्रीम्स, तो एक थोड़ा सा कम है, एंड देन देयर इज एन एकेडमिक। एक जनरलाइज्ड मैथ है, एक एकेडमिक मैथ है, तो आप पहले वो ले लेते हो, यू बिकम मोर कंफर्टेबल विद दैट। ऑप्शंस हैं बहुत सारे। बहुत जरूरी है मैथ, कैलकुलेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं, सारे टॉपिक्स बहुत जरूरी हैं। अगर हम एक्स वाई की भी बात करें, जनरल मैथ की, एक्स प्लस वाई, वो भी तो यही चीज है ना, कि आप जो एक चीज है वो 10 रुपए की है, तो 25 कितने की होंगी, तो वही है ना, इंटू एक्स हो गया, वही चीज हो गई। तो ये सारी जो है, ये बहुत जरूरी है, सब कुछ है। बट मैं आपको एक बात, जो मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें फोकस किस चीज पे करना है। हमें कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन पे फोकस करके उसके साथ इनको चलाना है, ना कि इन पे फोकस करके कॉन्सेप्ट को साथ चलाना। हाँ, बिल्कुल, ये मेरा फोकस है, ये तो बहुत जरूरी है। और हाँ, डेफिनेटली अगर मैं कहूँ कि एजुकेशन सिस्टम, जो बच्चे एक्सेल करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, बच्चे दे आर डूइंग सो वेल, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। I remember this line of Dr. Kumar Vishwas, you know, he's a very good writer. उन्होंने अपने एक स्पीच में बोला था कि बच्चा सबसे अच्छा कौन सा इंडियन सिस्टम में जो भी बताया जा रहा है ना, आई एम नॉट सेइंग किसी एक स्कूल का नाम या कुछ, बच्चा अच्छा कौन सा जो चुप बैठा है। वो कहते हैं कि मैं अपने वहाँ पे स्कूल में गया, पेरेंट टीचर मीटिंग थी, और एक बच्चे के पेरेंट्स को टीचर बोल रही थी कि
बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा है आपका, कुछ नहीं करता, आराम से बैठा रहता है, कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल उपद्रव नहीं है, एकदम शांत है। तो वो कहते हैं मैं पेरेंट्स से बात करूंगा कि यार बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, किड हैज टू डू समथिंग। अगर आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो प्रॉब्लम है। किड हैज टू बी क्यूरियस। अगर आपने वो क्यूरियोसिटी खत्म कर दी है बच्चे की तो द ओवरऑल डेवलपमेंट इज गॉन। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी वहां से भी। नहीं वो तो है, देखो वही बात है ना, बच्चे हम जनरलाइज कर ही नहीं सकते, हर बच्चा डिफरेंट, हर फैमिली सिचुएशन डिफरेंट, हर टाइप ऑफ स्कूल डिफरेंट जिसमें बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, और आपका अल्टीमेटली आप लाइफ में क्या करते हो वो भी बहुत डिफरेंट है। एक एवरेज में किसी कोई नो नहीं है हमारे, उनका मैं बात करती हूँ, बिलो एवरेज स्टूडेंट थे बट मेडिकल करने का, जैसे आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, मेडिकल करने का बहुत शौक था उनको, मेडिकल करना है, बट कहीं पे मेडिकल में आया नहीं, ड्रॉप भी कर दिया, तो उन्होंने आयुर्वेदा में मेडिसिन करी। किसको पता था आयुर्वेदा विल बिकम दिस बिग राइट नाउ, होलिस्टिक, यू नो, टाइम्स हैव चेंज। ये इस टाइम पे मुझे लगता है पेट्रियोटिज्म इंडिया में, मेक इन इंडिया, यूज व्हाट इज इन, लाइक यू नो, अपना पेट्रियोटिज्म जो है वो पीक पे है इस टाइम पे। और इवन जो यंगर जनरेशन है अपनी हेल्थ के लिए कितनी कॉन्शियस है, लाइक एवरीबडी इज गोइंग बैक टू basics. I think it will even increase from this point. Because that is the way it is should be. These are the foods that we are supposed to consume. This is what we have to, मैंने अपनी बॉडी, मैंने इवन ट्यूबरक्लोसिस की भी मेडिसिन 1 साल खा ली, मेरी तबीयत 3 years I was in a bad situation, फिर मैंने कहा कि I am going to take control of my own, और every single doctor, even you are a doctor, would say कि autoimmune तो ठीक ही नहीं हो सकता, but I have no problem. Since 2016, I'm off medication. I have healed my body myself with food, with my lifestyle, and my mental self. मैंने अपनी बॉडी को खुद हील करा, खुद, क्योंकि मैं was in a bad state. मतलब आप देखो मेरी मेंटल हेल्थ भी इतनी खराब हुई थी बिकॉज फिजिकल हेल्थ खराब थी. दिस इज हाउ इट इज. सिंपल बात है, जो आपकी दादी नानी खाती थी, जो वो कहती थी वो करो, बस बात खत्म. मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन डॉक्टर का. इफ पॉसिबल आई विल पुट हर फोटो इन द वीडियो. बट एक डॉक्टर है इंस्टाग्राम पे, उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी बॉडी में वो पावर्स हैं कि वो अपने आप को हील कर सकती है. Just give it enough time. If you are feeling something, that is the byproduct of what is happening in the body. So you have to treat the problem. What happens in medicine is हम एक symptomatic treatment देते हैं. आप symptoms को treat कर रहे हो, आपको symptoms को treat करके कुछ मिलेगा नहीं. आपको ट्रीट सोर्स को करना है. यहाँ से आपकी all बीमारियां is here. आपका गट ट्रिगर होता है बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ. आपका गट इफेक्ट होता है. अगर हम बात करें जी, अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी. और यही रीज़न था हमारा कनाडा से वापस इतनी जल्दी जाने का भी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों बहुत इम्पैक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. एंड इस टाइम पे हमने डिसीजन लिया कि इस टाइम पे प्रायोरिटी वो है, नॉट बिकॉज हम लूजर्स थे, हमने प्रायोरिटाइज किया किसी चीज़ को उस टाइम के लिए कि हेल्थ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर चुकी थी. सो आप कनाडा में पहले थे? मेरे को 2011 में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर 12 में डायग्नोस हुआ था और मैं बहुत स्ट्रगल किया मैंने 3-4 साल. 2016 में मैं आई थी कनाडा और हम 1 साल कनाडा रहे 2017 तक. और उस ड्यूरेशन में माय हस्बैंड वाज, मतलब हम we were going through family problems और बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था हमें यहाँ सेटल होने में. दैट इम्पैक्टेड आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. और मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. एक बार ही अगर आपकी खराब हो गई, इट टेक्स अ वाइल टू गेट इट बैक. तो मेरे को था कि नहीं, उस टाइम पे हमने करना है. तो नॉट बिकॉज कि हम डर के भाग गए थे, उस टाइम पे हमने उस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया कि कोई बात नहीं. और वही बात होती है ना कि जिनके पास ऑप्शन होता है वो जा पाते हैं, जिनके पास ऑप्शन है वो चले जाते हैं. अब जब सेकेंड टाइम आए तो था कि नहीं, ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू मेक इट वर्क. तो बस फिर कर लिया, मेक इट वर्क कर लिया, हो गया. तो बाकी फिर कुछ चीज़ें भी ऐसी हुई, देखी, यू नो, लाइफ में आप एज के साथ, मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगी, एक एज के साथ आपको मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस के साथ आपको मैच्योरिटी आती है. एक छोटी सी बात है कि ड्राइविंग में अगर आप कोई धीरे चला रहा होता है, जैसे मैंने जब ड्राइव करना शुरू किया एक्सीडेंट के बाद, तो मैं डर जाती थी, कई बार गाड़ी साइड पे भी रोक लेती थी.
तो कोई पीछे से आता था स्टॉप साइन पे, एकदम से पॉज हो जाती थी। जब पहले ड्राइव करती थी तब लगता था कि स्लो चला आ रहा है, राइट पे नहीं है, राइट पे ले ले। अब आई हैव बिकम मोर, अगर कोई अब ऐसे करता, मैं वही है ना, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आई हैव बिकम मोर कंपैशनेट ड्राइवर। मुझे लग जाता है, अब मुझे ये रियलाइज हुआ है कि ड्राइविंग कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी छोटी सी गलती किसी की लाइफ बदल देगी। जैसे मेरी एक छोटी सी बच्चों की गलती ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, कि मतलब मैंने ड्राइविंग लेसन्स लिए हैं दोबारा। कैन यू बिलीव इट? इतनी देर ड्राइव करने के बाद, क्योंकि मैं इतनी उस इम्पैक्ट था, वो जर्क हो गया, एयरबैग्स डिप्लॉय हो गए थे। तो मतलब आप मुझे, अब मैं कंसिडरेट हूँ, किसी भी कोई ड्राइव कर रहा होता है, नहीं ड्राइव कर रहा होता है, मैं कंसिडरेट हूँ उनके लिए। मैं रुक जाऊंगी, मैं 10 घंटे वेट कर रहा हूँ, साइड पे हो जाऊंगी, कंसिडरेट अबाउट दैम। तो लाइफ में कोई भी गलत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको सर्कमस्टांसेस, आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस आपको वो बनाते हैं जो आप बन जाते हो लाइफ में, और दैट इज व्हाट इट इज। और अगर वी कम बैक टू ऑफ टॉपिक, हम चले गए LGBTQ के, आप कोई भी मुझे इंडिया की वेब सीरीज दिखा दो, कोई भी मूवी दिखा दो जिसमें अब ये चीज नहीं है, कोई भी दिखा दो आप, सब में कुछ ना कुछ टच कराया हुआ है। अब मैं कल एक छोटी सी, मैं गलत नहीं बोलूंगी किसी को, हाँ यहाँ पे ये कि हो गया था, बट एक मूवी देखने गए हम, जो कि ऑलरेडी बच्चों के देखने वाली थी भी नहीं, खेल खेल में, है ना। तो इट वाज ऑल अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन रिलेशनशिप्स दीस डेज। तो मैं मूवी हॉल में थी, तो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं मूवी देखने। इंडिया में भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को देखने वाली मूवी नहीं होती है, बच्चे आए होते हैं, तो दे आर गेटिंग एक्सपोज टू ऑल ऑफ दैट। बट ये कि वो पेरेंटल कॉन्सेंट से हो रहा है, पेरेंट की अपनी मर्जी है ना। वो मूवी में भी दे वर टॉकिंग अबाउट somebody who considers themselves as a part of the LGBTQ community. हाँ, it's their personal choice. Young नहीं है, but हाँ, parents are the supposed to be taking this decision for the younger children and for their children. तो उनकी consent से होना चाहिए, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है। बट हो तो हर कहीं रहा है। आप देखो किस तरह की वेब सीरीज अब बन रही हैं, इवन इंडियन वेब सीरीज सब में। एक मैं आपसे और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट्स देखोगे जो they are kids of famous people or multi-millionaires and billionaires, why do they homeschool them mostly? ऐसा क्यों है? मतलब ये फील होता है कि simple schools are for people who are going for a job, and these people want to make something like legends are made at home or by homeschooling or personal schooling. Okay. Is there something like that or no? First of all, let me tell you कि homeschooling is a privilege. Not everyone can afford. हम सोचते हैं ना homeschool नहीं। आप मुझे बताओ, homeschool वही पेरेंट्स कर पाएंगे जो घर पे रह सकते हैं, जिनके पास flexibility of time है, या जो बहुत एक्सट्रीम। ओके, दो तरह की होमस्कूलिंग है, ठीक है। एक के आपको पब्लिक स्कूल सिस्टम पसंद नहीं है, ठीक है, या प्राइवेट स्कूल सिस्टम पसंद नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और आपको एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन अपने बच्चे के लिए चाहिए, राइट, उसकी नीड्स के हिसाब से, उसकी चीज़ों के हिसाब से, वो एक टाइप की होम स्कूलिंग है। या कई लोग अपने बच्चों को बहुत नेचर के आसपास रेज करते हैं, दे डूइंग होम चोर्स, एंड हम वो देख रहे हैं आजकल, बहुत वो है। अगर आपने मल्टी मिलियनियर्स की बात करी तो वो अफोर्ड कर सकते हैं इंडिविजुअलाइज्ड हाई एंड टीचर्स जो सिर्फ आके उनके बच्चों को उनकी इंडिविजुअलाइज दे सकें। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। होम स्कूल तो वही कर पाएगा ना, होम स्कूल तो वही कर पाएगा जो एक पेरेंट एटलीस्ट घर पे रहने की प्रिविलेज रखता है, छोड़ पाएगा, जो घर पे रहने की प्रिविलेज करता है। अब जो इमिग्रेंट्स हैं या जो दो जॉब्स कर रहे हैं, वो कहाँ से होम स्कूल करेंगे अपने बच्चों को? तो उनका राइट है कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बट ये है कि पब्लिक स्कूल में एक पेस पे चलती है, सबके हिसाब से एजुकेशन चलती है। प्रोग्राम्स हैं बट बच्चे ज़्यादा होने की वजह से वो प्रोग्राम्स में हर कोई नहीं जा पाता, बट हैं उन बच्चों के लिए प्रोग्राम्स। गिफ्टेड प्रोग्राम है, IB रीजनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं। हाई स्कूल में सम प्रोग्राम्स, क्या प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं कनाडा में? सारे स्कूल्स में, सारे स्कूल बोर्ड्स में अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो एक्सेप्शनल बच्चों को बहुत अच्छी ग्रांट्स वगैरह भी देते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं। देखो, वो आउट ऑफ पॉकेट जाता है पेरेंट्स के,
प्राइवेट स्कूल की फीस तो आउट ऑफ पॉकेट जाती है, बट वो है कि उसमें जैसे अगर कोई एथलीट है तो उसको बहुत ग्रांट्स मिल जाती हैं कि दे वांट एथलीट्स वेरी हाई IQ किड्स कमिंग, अगर स्कॉलरशिप्स दे देते हैं, वो ऐसे हैं बहुत सारे, एक्सप्लोर करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। पब्लिक स्कूल में क्या है, कई स्कूल बोर्ड्स में गिफ्टेड प्रोग्राम्स हैं, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो एक टेस्ट देना पड़ता है उनको, फिर लॉटरी होती है, फिर उसके हिसाब से बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। रीजनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे IB है, वो थोड़ा फास्ट पेस चलता है, बहुत एकेडमिकली इंक्लाइंड है, फिर वो उसमें सारे एक ही तरह के बच्चे होते हैं। ऑब्वियसली जो टेस्ट दे के इतने हाई IQ वाले बच्चे एक ही क्लास में गए हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए हाई पेस आपको करना पड़ेगा। मैंने गिफ्टेड पढ़ाया हुआ है, लाइक आई हैव बीन अ टीचर फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो वो आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करते हो, प्रोजेक्ट्स देते हो। जैसे मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपनी जब गिफ्टेड क्लास में एक मैथ और लैंग्वेज और साइंस सब कुछ कैसे कराया था, मैंने एक प्रोजेक्ट दिया कि आपने एक गोल्फ कोर्स क्रिएट करना है विद 9 स्पॉट्स, सबको मेजर करना है, उसकी एक सक्सेस क्राइटेरिया था, एक डायमेंशन है, आप उसको माइनक्राफ्ट पे बना सकते हो या एक रियल मॉडल बना सकते हो। तो मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जो 20-25 डेज चला, एंड यू विल बी अमेज्ड इफ आई शो यू द पिक्चर्स। मेरे पास इतनी होएंगी भी नहीं कि बच्चों ने क्या क्या क्रिएट किया, और फंक्शनल होना चाहिए, वो फंक्शनल होना चाहिए। सो आई गेव देम, एंड देन उन्होंने प्रेजेंटेशन करनी थी उसकी। सो हाउ यू आर क्रिएटिंग ऑल ऑफ दैट, एक गोल्फ कोर्स, उसमें मैथ भी आ गया, उसमें आप उसकी वेबसाइट क्रिएट करी बच्चों ने। दे क्रिएटेड अ वेबसाइट बिकॉज दे हैड टू सेल इट, एंड देन दे हैड टू प्रेजेंट इट। They had to sell it. Yeah, like they've created a golf course which is open to public. एक मैंने उनको प्रोजेक्ट दिया क्लास में। So golf course like on a project. हाँ, प्रोजेक्ट। Okay. वो माइनक्राफ्ट पे बना सकते थे या रियल लाइफ बना सकते थे, या आई गेव देम वेरियस ऑप्शन। तो एक बच्चा है, समटाइम ही विल सी दिस, तो उसने वुड का लाइफ साइज मॉडल बनाया अपने ग्रुप के साथ गोल्फ कोर्स का। सो ये गिफ्टेड प्रोग्राम में मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको प्रोजेक्ट का। तो उसमें देखो क्या क्या इंक्लूड हो गया ना। उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट करनी थी बच्चों ने, कि एक्चुअल में एक गोल्फ कोर्स वो एक लॉन्च कर रहे हैं अपना, एज अ बिजनेस मॉडल भी हो गया, एज अ गोल्फ कोर्स भी हो गया, उसमें मेजरमेंट भी आ गई, मैथ भी आ गया, एंड देन दे हैड टू पब्लिक स्पीकिंग उन्होंने प्रेजेंट भी किया। एंड इट शुड बी फंक्शनल, कि स्टिक है और होना चाहिए, आप बॉल इतनी बनाओ चाहे इतनी बनाओ, इतनी बनाओ, जानी चाहिए बॉल उसमें। तो फंक्शनल था, ब्यूटिफुल था वो। फिर हमने और भी प्रोजेक्ट्स किए, जैसे हमने अर्थ डे वाले टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड फीडर्स क्रिएट किए। उसमें हमने क्रिएट किया कि रिसाइक्लेबल मटेरियल्स के साथ आप क्रिएट करो। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों ने, ऐसे ऐसे बर्ड फीडर्स क्रिएट किए कि जो, क्योंकि हमने फॉरेस्ट में जाके उनको हैंग करना था, कि वो खुद उसको एज अ नेस्ट बना सकें। फिर कैसे आप करोगे कि वो विंड सारे क्लाइमेट को कर सकें। लाइक समटाइम्स आई फील टीचिंग इज नॉट टीचिंग, टीचिंग इज लर्निंग। अगर आपने टीचिंग को टीचिंग समझ लिया तो आप टीचर ही नहीं, मतलब मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, दिस इज माई परसेप्शन। यू हैव टू लर्न, एंड आई थिंक आई एम लकी दैट दिस इज माई प्रोफेशन एंड इट्स माई पैशन। ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइट माई आईज, मतलब आई लर्न व्हेन द चिल्ड्रन, लाइक उन्होंने करा। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आप कराते हो, तो कई बार एक जनरल क्लासरूम में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वो जो एक गिफ्टेड क्लास है या IB, जो एक सेम लेवल के बच्चे जब जाते हैं तो दे ग्रुप टुगेदर, तो दैट्स हाउ हैपेंस। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे वेबसाइट बनानी सिखाई, मैंने उनसे सीखी कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। सो टीचिंग इज लर्निंग, कि यू लर्न टुगेदर। तो एंड देन गोल ऑफ टीचिंग का एक्चुअली अल्टीमेट गोल क्या है? To make independent learners, to make them love learning, ये गोल होना चाहिए, राइट? कि उनको पता है कि वो अपने पेस पे कैसे लर्न, इवेंचुअली तो यही करेंगे ना, अपने पेस पे लर्न करेंगे यूनिवर्सिटी। तो टीचिंग का मेन गोल है टू क्रिएट इंडिपेंडेंट लर्नर्स हु आर एबल टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। Actually, I'd say I'll add up. Actually, it's about creating people, kids who can learn, who cannot cram, who should not cram, who should understand something. Because Microsoft Excel हमें पढ़ाया गया, लेकिन अब सच पूछो उस वक्त ये नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, इसका असल रीज़न क्या है पढ़ाने का, और वो भूल गए। लेकिन
आज जब उसका मतलब पता लगा कि इसका क्या रीज़न है और इसके क्या यूजेस हैं, फिर आई हैड टू री डू सम प्रोग्राम्स एंड लर्न इट अगेन. आई विल कॉन्ट्रडिक्ट हियर अ लिटिल बिट. हमें जब पढ़ाया गया था जब हर घर में कंप्यूटर एक्सेसिबल नहीं था और वो प्रैक्टिस में नहीं आया, राइट? स्कूल में पढ़ाया, राइट? अब everything is online. You can learn anything online. YouTube University is there for everything. आप कुछ भी ऑनलाइन लर्न कर सकते हो. आप जाके वॉलंटियर कर सकते हो जहाँ पे आपने कुछ लर्न करना है. एंड प्रैक्टिकल स्किल्स अगर आपने कुछ करना है, सो यू डोंट नीड टू you can learn everything online. It's an open world. That's why, I always say that subject does not matter. What matters is excellence. आज का टाइम तो इस चीज को, आई थिंक ये गांधी जी ने बोला था. I'm not sure. I would apologize if that's not true. तो आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता. अब एक बार्बर है, वो $20 भी लेता है और एक $2,000 भी लेता है. बिल्कुल ठीक है ना. आप क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट वो आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो और आपकी स्किल क्या है एंड हाउ यू आर सेलिंग योरसेल्फ, दैट मैटर्स. और वो आज एक्सेसिबल हो गया है सबके लिए. अब मैं सोशल मीडिया की भी बात करूं, अब सेलिब्रिटीज जो थे उनसे ज्यादा पेड कई इन्फ्लुएंसर्स आर पेड. दे आर द मेन कैरेक्टर ऑफ देयर लाइफ नाउ. इट हैज बिकम, व्हिच इज ब्यूटिफुल. जो अपॉर्चुनिटीज कभी कभी किसी किसी को मिलती थी वो अब ओपन टू है. आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आपकी स्किल के ऊपर है, आपकी डेस्टिनी के ऊपर है कि आप क्या करते हो. अगर आप में हिम्मत है तो मेहनत है. टेक्नोलॉजी एंड दिस ऑनलाइन सिस्टम इज लेटिंग यू डू द थिंग्स. हाँ, अब सबके लिए एक्सेसिबल हो गया है, जो कि नहीं था. अब आपने जो वो बात करी कि हम अब देख रहे हैं, अब आज का बच्चा जो है वो खुद सीख रहा है. उसके पास कंप्यूटर ऑल टाइम अवेलेबल है. उसको पता है किस किस चीज के लिए यूज करना है. मैंने भी कंप्यूटर की क्लासेस में मैं जाती थी, मतलब मैंने ये सब कुछ सीखा है. कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सारे मुझे चीज़ों में डाला था, बट हमारे पास रेडिली कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था घर पे. हम कंप्यूटर सीख कर आ रहे थे, या स्कूल में 30 मिनट की या 40 मिनट्स की एक कंप्यूटर क्लास होती थी वंस अ वीक. मेरे पास अवेलेबल था. I was I think 6-7 when we got computer at home. Right. तो उस टाइम काफ़ी फ्रेंड्स के पास नहीं था, किसी के पास नहीं था. I had it. But उससे हम कर क्या रहे थे? I would say about myself, playing games on computer, like because ये भी पता नहीं था कि कंप्यूटर करना क्या है. But times have also changed. You have to understand that कि अगर मैं टीचिंग की बात करें, पहले टीचर्स उस पे चॉक बोर्ड पे नोट्स लिखती थी. ठीक है. मेरे को नहीं याद मैंने कभी यहाँ पे कभी चॉक बोर्ड भी यूज किया है. मेरा सब कुछ प्रेजेंटेशन बेस्ड होता है. आई मेक एवरीथिंग ऑन प्रेजेंटेशन. वही मैं बात करूँ ना, टीचर्स को भी बच्चों की स्पीड से ही लर्न करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू आर आउटडेटेड, एजुकेशन इज इवॉल्विंग एट, यू नीड टू बी अवेयर कि क्या हो रहा है, कैसे लर्निंग हो रही है, अवेयर अबाउट सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग. जनरल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि क्या हो क्या रहा है दुनिया में, ताकि आप उस चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट कर सको. कि पढ़ाई तभी तो बच्चे एंजॉय करेंगे अगर आप उनको रियल लाइफ के साथ उनको रिलेट कर सकोगे. कि रियलिटी में आप इस चीज़ को यूज, बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई आर वी स्टडिंग दिस. तो जब तक उनको व्हाई नहीं मिलेगा तब तक वो एंजॉय नहीं करेंगे. क्या ये व्हाई वाला क्वेश्चन इंडिया में होता है? हमारे टाइम पे नहीं था. अब हाँ, अच्छे स्कूल, मेट्रो सिटीज में है शायद, अच्छे स्कूल्स में जहाँ वो ना किस किस के व्हाई आंसर कर देंगे, होने लग गया होगा. डेफिनेटली आई एम श्योर. मैं कोई जनरलाइज नहीं करना चाहती बिल्कुल भी. डेफिनेटली होता है. नहीं तो बच्चे ऐसे है ना, फिर वही एक्सेसिबिलिटी है. अब तो वाई खुद ढूंढ लेते हैं बच्चे. बिल्कुल. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपनी क्लास में अलजेब्रा कराना था. तो मैंने एक सर्टन वो था, तो मैंने उसके इतने मज़ेदार एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करा कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ. अलजेब्रा इज़ एन अरबिक वर्ड, तो उससे स्टार्ट करो. सो यू नीड टू नो कैसे हुआ, किसने ओरिजिनेट करा. तो लेटर्स लिखनी, मतलब ऐसी चीज़ें जब तक इंटरेस्टिंग. ओके, अटेंशन स्पैन तो आपको पता ही है अब कितना शॉर्ट लिव्ड हो गया है. ठीक है. इफ किड्स डोंट लाइक यू एंड इफ दे डोंट लाइक एंड कैन नॉट फाइंड मीनिंग टू व्हाट दे आर डूइंग, why would they come to class and learn? It's just going to be for socializing. School.
अगर उनको मजा ही नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि ये रियल लाइफ है ही नहीं, तो लेक्चर तो फिर वो ऑनलाइन सुन लेंगे। लेक्चर तो उनको पता है, अब आज के बच्चों को ये पता है कि हम लेक्चर तो ऑनलाइन सुन ही लेंगे। कई बार मैंने सुना, मेरा बेटा भी कहता है कि स्कूल में मामा मैं रिकॉर्डेड सुन लूंगा, या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू, कि मैं पूछ लूंगा, असाइनमेंट कर लूंगा ऑनलाइन देख के, आई रिसर्च एंड आई डू माय असाइनमेंट। बच्चे व्हाई विल दे गो टू दिस? जब अगर उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग नहीं आप दे रहे हो, तो वो स्कूल फिर क्या फायदा होगा उसका? जब तक आप कुछ ऐड अप नहीं कर रहे क्रिएटिविटी से, या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं आ रहा, तब तक दैट्स लाइक आई थिंक इवन टीचर्स आर बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स, राइट? ठीक है, हाँ, बट हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर देखा जाए तो वी आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ, मेजॉरिटी तो है ही है ऑफ कोर्स, जो प्रिविलेज्ड हैं, जो आप कह रहे हो होम स्कूलिंग कर सकते हैं, जो वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी तो स्कूल ही जा रहा है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वी आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अगर मैं अपने बच्चे की भी बात करूं या मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बात करूं, सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट गुड ह्यूमन बींग्स, एम्पैथेटिक ह्यूमन बींग्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी। पहले एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाना है हमने, मेंटल एंड फिजिकली फिट बच्चे बनाने हैं। पढ़ाई वो कर लेंगे, लर्न वो कर लेंगे, कुछ ना कुछ वो कर लेंगे, भूखा नहीं कोई बैठेगा। आई रिमेम्बर वो मोरल साइंस का जो सब्जेक्ट होता था, दैट यूज्ड टू बी इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे, और 2 से 3 बार वीक में होता था। हाँ। इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट उस टाइम लगता था फ्री पीरियड है, तो दिस इज फॉर फन, बट आज पता लगता है उसका इम्पोर्टेंस था। दैट वाज knowledge that was just they were putting in us so that when we need it we can have it. It's like on a side table, right, that whenever you need it you can just grab it and use it. But आप देखो ना कि अगर सब कुछ सबने नहीं भी किया, अगर उस क्लास का, अगर मेरे को 90% ऑफ द क्लास वो आपको बोरिंग भी लगी, बट वो एक लेसन जो मैं आपको बता रही हूँ जो ड्रग एडिक्शन पे था, अगर उसने एक मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर दिया, और एज अ वुमेन या एक पेरेंट, और आगे जाके वी आर गोइंग टू हैव चिल्ड्रन, अगर एक पेरेंट इम्पैक्ट हो गया, वही लर्निंग अपने बच्चों में इम्पैक्ट करेगा। आज मैं एक एजुकेटर बन गई हूँ, तो मैं वही लर्निंग अपने बच्चों में, स्टूडेंट्स में इम्पैक्ट कर रही हूँ। अगर उसने मुझे कुछ भी इंस्टिल किया है, एक बच्चे को भी इम्पैक्ट कर दिया, तो देखो कितना बड़ा लार्ज इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। तो ऐसे कहते हैं ना, वेस्ट तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, जिंदगी में कुछ भी किया, वो कहते हैं, मेरी दादी कहती थी, जिंदगी से कुछ भी कितना होया कभी बेकार नहीं जाता, कुछ ना कुछ तक कदी ना कदी काम ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। It will help you some way or the other in your life. Just keep learning, keep growing. That is important. Thank you very much for being a part of the Mug Talks. It was an honor to have you here. It was lovely being here. Thank you very much for having me.